क्या आपने कभी सोचा है कि शुरुआत से पहले क्या था? क्या कोई ऐसी घड़ी है जो सृष्टि के जन्म से पहले भी टिक रही थी? या फिर क्या समय नाम की कोई चीज असल में है ही नहीं? ये प्रश्न सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, ये एक दार्शनिक भंवर है जिसमें डूबते ही ब्रह्मांड का हर नियम अस्थिर महसूस होने लगता है। समय, जिसे हम जीवन का आधार मानते हैं, वही समय शायद केवल एक भ्रम है। एक ऐसा भ्रम जो हमारे मस्तिष्क की संरचना, हमारी यादों और ब्रह्मांड के नियमों की एक अदृश्य चालाकी से जन्मा है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी दुनिया में हैं जहां घड़ियां नहीं चलती। वहां कोई सुबह नहीं होती, कोई शाम नहीं ढलती, कोई अतीत नहीं और कोई भविष्य नहीं। वहां केवल अब है। पर क्या अब भी एक वास्तविक अनुभव है या केवल हमारे अनुभवों का निर्माण? समय एक निरंतर बहता हुआ अनुभव या एक ठहरा हुआ चित्र? हमारे लिए समय एक धारा की तरह है। वो बहती है अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि ये धारा बहती नहीं है, बल्कि एक आयाम की तरह फैली हुई है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समय केवल एक दिशा है, बहाव नहीं। आप जब किसी गली से गुजरते हैं तो आप केवल स्थान में नहीं चलते, आप समय में भी आगे बढ़ते हैं। मगर उस बढ़ने का कोई वैश्विक मानक नहीं है। आपकी घड़ी किसी और की घड़ी से अलग चल सकती है, केवल इसलिए कि आप गति कर रहे हैं या किसी विशाल पिंड के पास खड़े हैं। आइजैक न्यूटन बनाम अल्बर्ट आइंस्टाइन। न्यूटन ने समय को एक परम सार्वभौमिक सच्चाई माना था। उनके लिए समय हमेशा एक ही गति से चलता था, हर किसी के लिए समान। लेकिन आइंस्टाइन ने इस धारणा को बदल कर रख दिया। 1905 में उन्होंने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दिया और बताया कि समय गति के अनुसार बदलता है। और फिर 1915 में सामान्य सापेक्षता ने यह साबित कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जिस तरह भारी वस्तुएं अंतरिक्ष को मोड़ती हैं, उसी तरह वे समय को भी खींच देती हैं, जैसे एक भारी गेंद एक लोचदार चादर को मोड़ देती है। ब्लैक होल, जहां समय थम जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ब्लैक होल के पास हैं। आप उसकी घटना क्षितिज इवेंट होराइजन यानी इवेंट होराइजन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वहां बाहर से देखने वालों के लिए आप धीरे धीरे ठहरने लगते हैं। आपका हाथ हिलाने में सदियां लगने लगती हैं। आप धुंधले हो जाते हैं और आपकी छवि लाल रंग की ओर खिसकती है, जैसे ब्रह्मांड ने आपको धीमा कर दिया हो। पर आपके लिए आपके भीतर सब कुछ सामान्य है। आपकी धड़कन, आपकी सांसें सब वैसी ही चलती हैं जैसे पहले। ये अंतर, ये विभाजन, ये समय के अनुभव की सापेक्षता को दर्शाता है। और यही आइंस्टाइन की सबसे गूढ़ भविष्यवाणी है। समय व्यक्तिगत होता है। समय एक भ्रम है या फिर एक उभरती हुई विशेषता? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय मौलिक नहीं है, वो एक उभरती हुई विशेषता है, जैसे तापमान। तापमान वास्तव में लाखों अणुओं की सामूहिक गति का औसत है। उसी तरह समय शायद घटनाओं के बीच के संबंधों का एक मानसिक संगठन है। फिजिसिस्ट जूलियन बारबोर कहते हैं कि समय जैसी कोई चीज नहीं है, बस घटनाओं का एक क्रम है, जैसे तस्वीरों की एक किताब। हर पन्ना स्थिर, लेकिन मस्तिष्क उन्हें जोड़कर एक कहानी बना देता है। तो जब आप घड़ी की सुई को आगे बढ़ते देखते हैं, वो केवल उस भ्रम की पुष्टि है जो आपकी चेतना रच रही है। प्रकाश की यात्रा और समय का शून्य। फोटॉन, प्रकाश के कण, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलते हैं, और जब कुछ प्रकाश की गति से चलता है तो उसके लिए समय ठहर जाता है। जी हाँ, एक फोटॉन के लिए सूर्य से आपकी त्वचा तक की यात्रा 8 मिनट की नहीं, बल्कि एक ही क्षण में पूरी हो जाती है। उसके लिए कोई पहले या बाद में नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? शायद समय केवल उन वस्तुओं के लिए है जो प्रकाश की गति से कम गति से चलती हैं, और प्रकाश समय को महसूस ही नहीं करता। जीपीएस, हमारे जेब में छुपा आइंस्टाइन का जादू। हर दिन हम जीपीएस का उपयोग करते हैं, दिशा जानने के लिए, रास्ता खोजने के लिए। पर क्या आपको पता है कि ये तकनीक तभी संभव है जब हम आइंस्टाइन के सापेक्षता के नियमों को सही से लागू करें? जीपीएस सैटेलाइट्स जमीन से बहुत ऊपर होते हैं और बहुत तेज गति से चलते हैं। इन दोनों कारणों से उनकी घड़ियां पृथ्वी की तुलना में तेज चलती हैं।
अगर हम इस अंतर को नहीं सुधारें तो आपका मोबाइल आपको 10 किलोमीटर दूर किसी और जगह पहुंचा देगा। इसलिए जीपीएस सिस्टम में टाइम को रोजाना एडजस्ट किया जाता है। समय अब कोई परम सत्य नहीं, वो एक वाद्य यंत्र है जिसे हमें हर पल ट्यून करना होता है। आगे क्या? हमने समय के भ्रम की सतह को अभी बस छुआ है। अगले सेगमेंट में हम उतरेंगे और भी गहरे, ब्लॉक यूनिवर्स, ट्विन पैराडॉक्स और वो सवाल जो समय की बुनियाद हिला देते हैं। क्या समय बहता है या फिर ये पहले से ही एक विशाल ठहरी हुई संरचना है जिसमें हम केवल अपनी चेतना से आगे बढ़ रहे हैं? तो इससे पहले कि तुम आराम से बैठो, एक पल रुककर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन तभी अगर आपको मेरा काम सचमुच पसंद आता हो। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए कि आप एशिया में कहाँ से देख रहे हैं, आज रात आप कहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। अब लाइट्स को थोड़ा धीमा करें, शायद पंखा चला लें ताकि उसकी हल्की सी आवाज माहौल बनाए, और चलिए आज की इस यात्रा में एक साथ उतरते हैं। ब्लॉक यूनिवर्स, जहां हर क्षण हमेशा के लिए मौजूद है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां समय ठहर गया है, दीवारें बदलती नहीं, घड़ी की सुई चलती नहीं और आपकी सांसें भी स्थिर हैं। अब सोचिए, क्या ये ठहराव केवल भ्रम है या असलियत यही है और गतिशीलता एक झूठ है जिसे हमने अपने अनुभवों के सहारे सच्चा मान लिया है? ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी यही कहती है कि समय बहता नहीं, वह पहले से ही एक ठहरी हुई संरचना के रूप में मौजूद है। जिस तरह एक किताब के हर पन्ने में पूरी कहानी मौजूद रहती है, भले ही आप एक समय में केवल एक पन्ना पढ़ रहे हों, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड का हर पल, हर क्षण पहले से ही वहां है। आपका जन्म, बचपन, पहला प्रेम, अंतिम सांस, सब कुछ इस ब्रह्मांडीय पुस्तक के विभिन्न पृष्ठों पर अंकित है। अब एक भ्रम हो सकता है, हमारे मस्तिष्क को ये लगता है कि हम वर्तमान में हैं, अब में हैं, और ये अब लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये केवल हमारी स्मृति का खेल है? जूलियन बारबोर, जिनका जिक्र हमने पहले किया था, मानते हैं कि अब केवल उन फ्रेम्स में से एक है जिन्हें हम लगातार जोड़ते जाते हैं। उनके अनुसार समय कोई नदी नहीं है, ये नाउज का संग्रह है, अलग अलग तस्वीरें जैसे कोई स्लाइड शो। हर अब अपने आप में संपूर्ण है, पर हमारा मस्तिष्क इन्हें जोड़कर समय का भ्रम उत्पन्न करता है। आइंस्टाइन और समय की ठहराव। जब आइंस्टाइन के करीबी मित्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने एक पत्र में लिखा, हम भौतिकविदों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य का अंतर केवल एक जिद्दी भ्रम है। ये एक गहरी बात है। इसका अर्थ यह है कि हर क्षण भूत, वर्तमान और भविष्य एक समान रूप से वास्तविक हैं। कोई भी क्षण कम या ज्यादा वास्तविक नहीं। इसका नतीजा मृत्यु एक अंत नहीं है, वह केवल उस पृष्ठ तक पहुंच जाना है जो पहले से ही वहां था। क्या यह सब भाग्य का संकेत है? ये प्रश्न अपने आप में तकलीफदेह है। अगर भविष्य पहले से तय है, अगर हर घटना पहले से ब्लॉक यूनिवर्स में दर्ज है, तो क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का कोई अर्थ रह जाता है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, हाँ, आपकी पसंदें भी उस ब्लॉक का हिस्सा हैं। आप जो चुनते हैं वो आपकी स्वतंत्रता का ही विस्तार है, भले ही वो पहले से ही उस संरचना में मौजूद हो। जैसे किताब का पृष्ठ पहले से लिखा हुआ होता है, पर जब आप उसे पढ़ते हैं तभी अर्थ सामने आता है। इसमें सुकून भी है। अगर हर क्षण मौजूद है, तो वो व्यक्ति जिसे आप खो चुके हैं, वो पल जिसमें आपने किसी को गले लगाया, या वो मुस्कान जो आज याद बन चुकी है, वो सब कहीं ना कहीं अब भी जीवित हैं। आप केवल उस पृष्ठ पर नहीं हैं, पर वह पृष्ठ जलाया नहीं गया है। स्मृति, अतीत की ओर झांकती एक खिड़की। एक रोचक बात यह है कि हम भविष्य की अपेक्षा केवल अतीत को याद कर पाते हैं। लेकिन क्यों? इसका उत्तर है एंट्रोपी, अर्थात अव्यवस्था। हम अतीत को याद कर सकते हैं क्योंकि वो अधिक संगठित यानी ऑर्डर्ड होता है। हर स्मृति, हर निशान एक कम अव्यवस्थित अवस्था से आया है। भविष्य, जहां अव्यवस्था अधिक होती है, वहां हमारे पास स्मृति नहीं होती क्योंकि हम उसे गठित नहीं कर सकते। इसका एक सीधा उदाहरण लीजिए, एक टूटा हुआ ग्लास। हम देख सकते हैं कि वो टूटा, पर हमने कभी ये नहीं देखा कि वो अपने आप फिर से जुड़ गया। यही है समय का एक तरफा तीर, एरो ऑफ टाइम, जो केवल बढ़ती हुई अव्यवस्था की ओर इशारा करता है। जब समय की दिशा उल्टी हो, अब सोचिए, अगर कभी ऐसा हो कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी कम होने लगे, अगर कभी सब कुछ फिर से व्यवस्थित होने लगे, तो क्या तब समय की दिशा उलट जाएगी? ये सवाल आज भी खुला है और यही समय को इतना रहस्यमय बनाता है। हम याद क्यों रखते हैं?
हमारे मस्तिष्क की संरचना ही इस भ्रम को जन्म देती है। हम क्रम में घटनाओं को समझते हैं। हम अपने मस्तिष्क में पैटर्न्स बनाते हैं, एक के बाद एक। पर ये क्रम, ये नियम क्या ब्रह्मांडीय है या केवल जैविक? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं समय केवल एक उभरती हुई अनुभूति यानी एमर्जेंट परसेप्शन है, जो केवल तभी अस्तित्व में आती है जब पर्यवेक्षक यानी आप ब्रह्मांड को देखते हैं। आप समय को महसूस करते हैं क्योंकि आप इसे याद करते हैं, पर ब्रह्मांड में याद जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या मृत्यु का अंत है? ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार शायद नहीं। जिस तरह आपकी बचपन की कोई तस्वीर आज भी वैसी है, उसी तरह ब्रह्मांड के उस हिस्से में आपका हर क्षण हमेशा के लिए स्थिर है। आप केवल उस क्षण पर नहीं हैं, पर वो पृष्ठ जलाया नहीं गया है। हम आगे क्या जानेंगे? अब जब हमने समय को एक ठहरे हुए ब्लॉक के रूप में देख लिया है, अगले सेगमेंट में हम पहुंचेंगे ट्विन पैराडॉक्स की ओर, जब दो जुड़वा अलग अलग गति से चलते हैं और समय उनके लिए अलग अलग बहता है। एक बुजुर्ग होता है, दूसरा जवान रहता है। क्या समय वास्तव में न्यायपूर्ण है या ये भी उस भ्रम का हिस्सा है जिसे हम अनुभव कहते हैं? ट्विन पैराडॉक्स, एक ब्रह्मांड दो उम्र। कल्पना कीजिए दो जुड़वा भाई, नाम रख लेते हैं आरव और वेद। दोनों एक ही दिन, एक ही समय, एक ही जगह जन्मे। बचपन एक जैसा, अनुभव समान, सपने साझा। फिर एक दिन वेद एक अंतरिक्ष यात्री बनता है। वो एक मिशन पर रवाना होता है, एक अंतरिक्ष यान में जो प्रकाश की गति के बेहद करीब चलता है। आरव पृथ्वी पर ही रह जाता है। वर्षों बाद वेद लौटता है। आरव अब बूढ़ा हो चुका है, चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद, आंखों में थकान। लेकिन वेद, वो वैसा ही दिखता है जैसा वो गया था, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं। क्या ये विज्ञान कथा है? नहीं, यह है विशेष सापेक्षता का वास्तविक प्रभाव, ट्विन पैराडॉक्स। आइंस्टीन और समय की माया। 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि समय की गति स्थिर नहीं है। गति जितनी तेज होगी, समय उतना धीमा चलेगा। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन प्रयोगों ने इसे बार बार सिद्ध किया है। 1971 में हफल कीटिंग प्रयोग हुआ, जहां दो परमाणु घड़ियां, एक को हवाई जहाज में घुमाया गया, दूसरी जमीन पर रही। परिणाम, जब दोनों घड़ियां मिलाई गईं, तो उड़ने वाली घड़ी में थोड़ा कम समय बीता था। अब इसे बढ़ाइए, प्रकाश की गति तक पहुंचिए, तो अंतर और भी गहरा हो जाता है। वेद ने उतनी तेज गति से यात्रा की कि समय उसके लिए धीमा हो गया, और पृथ्वी पर सालों की अवधि उसके लिए कुछ महीने ही रही। व्यक्तिगत समय, हर व्यक्ति का अब अलग। हम आम तौर पर सोचते हैं कि अब एक साझा अनुभूति है, पर सापेक्षता ये कहती है कि हर पर्यवेक्षक का अपना अब होता है। आपका अब मेरी तुलना में अलग हो सकता है, केवल इसलिए कि आप गति कर रहे हैं या किसी बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं। ये ऐसा ही है जैसे हर कोई अलग अलग भाषाएं बोल रहा हो, लेकिन सब घड़ी को समय कह रहे हों। घड़ियां झूठ नहीं बोलती, वे बस अपनी सच्चाई कहती हैं, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। क्यों अब वैश्विक नहीं हो सकता? कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी पर हैं और आपका मित्र एक अंतरिक्ष यान में। आपके लिए पृथ्वी पर दो विस्फोट एक साथ होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में घूमते हुए उस यान के लिए वो विस्फोट अलग अलग समय पर घटित होते हैं। यही है सापेक्ष समय। आपका वर्तमान किसी और के लिए अतीत या भविष्य हो सकता है। तो सवाल यह है कि अगर अब सबके लिए अलग है, तो क्या वास्तव में कोई अब है ही नहीं? या फिर हम केवल एक ऐसा भ्रम जी रहे हैं जहां मस्तिष्क घटनाओं को एक निश्चित क्रम में रखता है? गुरुत्वाकर्षण भी समय को मोड़ता है। गति के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। इसे कहते हैं गुरुत्वीय समय विलंब या ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। पृथ्वी की सतह पर जो घड़ी है, वो पर्वत की चोटी पर मौजूद घड़ी की तुलना में थोड़ा धीमा चलती है, क्योंकि नीचे गुरुत्व अधिक है। और यदि आप ब्लैक होल के पास जाएं, तो समय लगभग रुक जाता है। ये प्रभाव हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी है। जीपीएस सैटेलाइट्स हर दिन समय को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी से ऊपर है और तेज गति से चल रहे हैं। बिना इस सुधार के आपका मोबाइल आपको सही लोकेशन नहीं दिखा पाएगा। ट्विन पैराडॉक्स यानी असमानता की सुंदरता। कई लोग इस विरोधाभास को इस तरह देखते हैं, ये तो अन्याय है, दोनों जुड़वा हैं, फिर एक बूढ़ा और एक जवान क्यों? पर यह अन्याय नहीं, ये नेचर की ब्यूटी है। समय का बहाव रास्ते के अनुसार होता है। जैसे दो यात्री एक ही शहर से चलते हैं, एक सीधे रास्ते से, दूसरा टेढ़े मेढ़े। दूरी एक सी हो सकती है, पर अनुभव अलग होगा। उसी तरह दो जुड़वा, एक तेज गति और गुरुत्व के बदलावों से गुजरा,
दूसरा नहीं, इसलिए उनका समय अलग चला। व्यक्तिगत समय, चेतना की रहस्यमयी गहराई। आपका समय केवल घड़ी की सुई से नहीं चलता, वो आपकी धड़कन, आपकी यादों, आपकी अनुभूतियों से बुना हुआ है। आप सोचते हैं समय बीत रहा है, पर शायद आप केवल खुद को बदलते हुए देख रहे हैं। आपकी चेतना हर पल को अगले पल से जोड़ती है, पर क्या वो क्रम वास्तविक है या केवल एक स्थिर ब्रह्मांड में आपकी यात्रा का भ्रम? शायद ब्रह्मांड स्थिर है और केवल आप बदल रहे हैं। चेतावनी और प्रेरणा। यदि हम सितारों तक जाएं, अगर मानवता कभी इंटरस्टेलर यात्रा पर निकले, तो हमें समय की नई परिभाषाएं गढ़नी होंगी। मैं जल्दी लौट आऊंगा, ये वाक्य अंतरिक्ष यात्री और पृथ्वीवासी के लिए अलग अर्थ रखेगा। हो सकता है कोई यात्री 5 साल में लौटे, लेकिन पृथ्वी पर 50 साल बीत जाएं। प्यार, परिवार, दोस्ती, सब कुछ नए समीकरणों में गिना जाएगा। निष्कर्ष, क्या समय न्यायपूर्ण है? ट्विन पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि समय निष्पक्ष नहीं है, वह केवल परिस्थिति पर आधारित है। गति, गुरुत्व, अनुभव, यह हमें एक गहरा संदेश देता है। समय आपके अनुसार बदलता है और शायद अस्तित्व भी। ब्लैक होल, जहां समय ठहरता है और ब्रह्मांड सांस लेना भूल जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यान में बैठे हैं और ठीक सामने एक विशाल, घना, काला गोला है। ना कोई रोशनी, ना कोई चमक, केवल एक अंधकार जो सब कुछ निगल लेता है। यह है ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी, सबसे घातक और सबसे मौन रहनुमा। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पास जाने से आपका समय रुक सकता है? जी हां, आइए जानते हैं क्यों। ब्लैक होल क्या है? एक ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वहां से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। इसका केंद्र, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, एक ऐसा स्थान है जहां द्रव्यमान अनंत और स्थान अवकाश पूरी तरह टूट जाता है। आप सोचते हैं कि यह केवल गुरुत्व का सवाल है, लेकिन यह समय की आत्मा को चीर देने वाली स्थिति है। घटना क्षितिज, द इवेंट होराइजन। ब्लैक होल का वो बाहरी किनारा जहां से कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं लौट सकता, उसे घटना क्षितिज कहते हैं। यह कोई ठोस दीवार नहीं, बल्कि एक सीमा है, एक दहलीज जिसके पार जाना अस्तित्व से विदाई लेना है। पर इसके पास जाने से पहले ही समय के साथ अजीब खेल शुरू हो जाता है। बाहर से देखने पर समय ठहर जाता है। कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी पर हैं और आपका मित्र एक अंतरिक्ष यान से ब्लैक होल की ओर जा रहा है। जैसे जैसे वो घटना क्षितिज के पास पहुंचता है, उसकी गति धीमी नहीं होती, लेकिन उसके लिए समय धीमा हो जाता है। आप उसे देख रहे हैं, उसकी चाल मंद पड़ती जाती है, हाथ हिलाते हुए जैसे समय में जम गया हो। आपकी दृष्टि में वो घटनाओं के बीच फंस चुका है और अंततः वो वहां अटक जाता है, जैसे किसी छवि को विराम दे दिया गया हो। अंदर से देखने पर सब कुछ सामान्य। अब उसी मित्र की स्थिति देखें जो खुद ब्लैक होल के पास है। उसके लिए सब कुछ सामान्य है। उसकी घड़ी चल रही है, दिल धड़क रहा है, विचार बह रहे हैं। वह समय को महसूस कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही है सापेक्षता की पराकाष्ठा। एक ही घटना, 2 दृष्टिकोण, 2 सच्चाइयां, और दोनों सत्य हैं। समय धीमा क्यों होता है? ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बहुत तीव्र होता है और आइंस्टाइन की सामान्य सापेक्षता के अनुसार गुरुत्व जितना अधिक होगा, समय उतना धीमा चलेगा। घटना क्षितिज के बिल्कुल पास समय इतना धीमा हो जाता है कि वो लगभग रुक ही जाता है। यदि कोई वहां केवल 10 मिनट बिताए, तो बाहरी ब्रह्मांड में हजारों या लाखों वर्ष बीत सकते हैं। ये कोई विज्ञान कथा नहीं, ये वास्तविक गणित है जिसे प्रयोगों और पर्यवेक्षणों से बार बार सिद्ध किया गया है। इंटरस्टेलर का भावनात्मक सत्य। फिल्म इंटरस्टेलर में एक ग्रह ब्लैक होल के कक्ष में स्थित है। वहां 1 घंटा बिताना पृथ्वी पर 7 वर्षों के बराबर है। यह सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, पर इसके पीछे के भौतिक नियम किप थॉर्न जैसे वैज्ञानिकों द्वारा गणना किए गए थे। समय की यह अनियमितता भावनात्मक विभाजन बनाती है। किसी के लिए समय बीत रहा है, किसी के लिए समय नहीं है। क्या आप घटना क्षितिज को पार कर सकते हैं? यह एक अजीब प्रश्न है,
क्योंकि उत्तर आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। आपके लिए हाँ, आप बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी खिंचाव या अचानक परिवर्तन के घटना क्षितिज पार कर सकते हैं। कोई वार्निंग नहीं, कोई रेड लाइन नहीं, केवल एक शांति और फिर एक तरफा यात्रा। पर बाहर वाले के लिए आप कभी पार करते नहीं दिखते। आप वहां हमेशा अटके रहते हैं, जैसे ब्रह्मांड ने आपको पॉज कर दिया हो। समय के पार, क्या आप ब्रह्मांड का अंत देख सकते हैं? अब एक खतरनाक कल्पना कीजिए। आप घटना क्षितिज के बहुत पास हैं, इतने पास कि समय आपके लिए लगभग रुक गया है। आपकी आंखों से बाहरी ब्रह्मांड तेजी से दौड़ता है, सितारे बुझते हैं, आकाश गंगाएं टकराती हैं, सभ्यताएं बनती और मिटती हैं। शायद आप कुछ ही पलों में ब्रह्मांड का अंत देख लें। यह दृश्य डरावना नहीं, यह अनुभव से परे है। क्या ब्लैक होल के अंदर समय है? ब्लैक होल के केंद्र में स्थित होता है सिंगुलैरिटी। वहां सभी भौतिक नियम गायब हो जाते हैं। समय जैसा हम जानते हैं वहां अस्तित्वहीन हो सकता है। स्पेस टाइम का ताना बाना इतना मुड़ा हुआ है कि कोई दिशा, कोई अर्थ, कोई क्रम शेष नहीं रहता। वहां केवल एक शून्यता है, एक अनंतता, जहां गणित, भौतिकी और तर्क विफल हो जाते हैं। क्या ब्लैक होल हमें समय यात्रा करा सकता है? कुछ सिद्धांतों के अनुसार यदि हम ब्लैक होल के किनारे पर टिके रहें तो हम भविष्य की ओर तेजी से छलांग लगा सकते हैं। आप एक ऐसी जगह पर रहेंगे जहां समय धीमा है और बाहरी संसार आगे बढ़ता जाएगा। पर याद रखें, ये यात्रा केवल भविष्य की ओर है, अतीत की ओर नहीं। समापन, समय का अंतिम कैदी। ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, यह एक दार्शनिक चुनौती है। यह हमें बताता है कि हमारा समय, हमारा अस्तित्व और हमारी चेतना सब कुछ संदिग्ध है। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं शायद केवल स्थानीय अनुभव हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो हर कोने से कुछ और कहता है। ब्लैक होल कहता है, मैं समय को निगलता नहीं, मैं केवल यह दिखाता हूं कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रकाश की समयहीन यात्रा, जब गति अस्तित्व को पार कर जाती है। कल्पना कीजिए, एक सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वो रोशनी जो आपने देखा वो सूर्य से 8 मिनट पहले निकली थी। 8 मिनट, यही तो दूरी है प्रकाश की गति पर सूर्य और पृथ्वी के बीच। लेकिन अब एक सवाल उठता है, उस फोटॉन के लिए जिसने सूर्य से उड़ान भरी और पृथ्वी तक पहुंचा, क्या उसने भी 8 मिनट महसूस किए? उत्तर है नहीं। उस फोटॉन के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई समय नहीं बीता। उसके लिए वो सिर्फ एक ही क्षण था, प्रस्थान और आगमन एक साथ। फोटॉन और समय का रिश्ता। फोटॉन, प्रकाश का मूल कण, प्रकाश की गति से चलता है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आइंस्टाइन की विशेष सापेक्षता कहती है, जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के पास पहुंचती है, उसके लिए समय धीमा होता जाता है, और जब वो प्रकाश की गति पर पहुंचती है तो समय उसके लिए पूर्णतः रुक जाता है। इसका अर्थ है, फोटॉन के लिए ना तो पहले होता है ना बाद में, केवल एक अभी होता है। क्या इसका मतलब यह है कि फोटॉन को अस्तित्व का एहसास नहीं? ये तो कोई नहीं जानता कि फोटॉन महसूस करता है या नहीं। लेकिन ये हम जानते हैं कि भौतिक नियमों के अनुसार फोटॉन की घड़ी कभी टिकती ही नहीं। उसके लिए ब्रह्मांड एक स्थिर चित्र है, जिसमें वो एक बिंदु से दूसरे तक अनंत वर्तमान में उड़ रहा है। आपके लिए वो 13 अरब वर्ष पुरानी गैलेक्सी से आया प्रकाश हो सकता है, लेकिन फोटॉन के लिए वो दूरी शून्य है। दूरी शून्य, समय शून्य, तो क्या यात्रा हुई? ये सबसे रहस्यमय हिस्सा है। हमारे लिए एक फोटॉन लाखों किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसके लिए ना कोई दूरी ना कोई समय। तो क्या ये यात्रा घटी ही नहीं? क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश केवल 2 बिंदुओं के बीच संबंध का प्रतीक है, ना कि यात्रा का? जैसे किसी चादर पर 2 पिन गाड़ दिए जाएं और कहा जाए, ये धागा यहां से वहां गया, पर धागे ने चलकर नहीं, केवल जोड़ा है। प्रकाश और ब्रह्मांड का अतीत। जब हम दूरबीन से आकाश की ओर देखते हैं, हम देख रहे होते हैं ब्रह्मांड का अतीत। क्यों? क्योंकि प्रकाश को वहां से यहां तक आने में समय लगता है,
और जितनी दूर हम देखते हैं उतना पीछे अतीत में झांकते हैं। हबल टेलीस्कोप से जो चित्र मिलते हैं वो अरबों साल पुराने ब्रह्मांड के दृश्य हैं, पर इन छवियों में आने वाले फोटॉन्स के लिए उन्होंने समय में यात्रा नहीं की, उन्होंने केवल तुरंत पहुंचने की प्रक्रिया पूरी की। तो क्या हम किसी ऐसे माध्यम से अतीत देख रहे हैं जो स्वयं अतीत को जानता ही नहीं है? फोटॉन और अनुभव का अंत। यदि आप स्वयं एक फोटॉन होते तो आपके लिए कोई विकास नहीं होता, कोई शुरुआत, कोई अंत, कोई इंतजार नहीं। आपके लिए सब कुछ एक ही क्षण में घटित होता। ये कल्पना इंसानी चेतना के लिए असहनीय है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कालानुक्रमिक रूप से। हम यादें बनाते हैं, उम्मीदें करते हैं, पर फोटॉन वो इन सब से परे है। वो ना अतीत जानता है, ना भविष्य। वो केवल उपस्थित है और फिर विलुप्त। स्पेस टाइम में प्रकाश की स्थिति। अगर हम 4 आयामी ब्रह्मांड की कल्पना करें, 3 आयाम स्थान के और 1 आयाम समय का, तो एक फोटॉन का पथ सीधा नहीं बल्कि स्पेस टाइम में स्थिर होता है। वो सिर्फ प्रकट होता है और गायब हो जाता है। वो अपने आप में एक सेतु है जिससे हम अस्तित्व को जोड़ते हैं। हम देखते हैं और इसी देखने के कारण हम अनुभव करते हैं, लेकिन जो दिखता है वो स्वयं अनुभव नहीं करता। क्या हम प्रकाश की तरह बन सकते हैं? ये प्रश्न गहरा है और उत्तर सरल नहीं। अगर कोई चेतना ऐसी होती जो समय से परे हो, तो क्या वो फोटॉन जैसी होती? क्या ध्यान, समाधि, ब्रह्म स्थिति, इन सबका लक्ष्य यही है, एक ऐसा अनुभव जो समय रहित हो? क्या महान संतों और ऋषियों ने जिस शून्य का अनुभव किया वो फोटॉन की तरह क्षणिक और शाश्वत था? क्योंकि यदि आप समय से परे हैं तो आप ना मृत होते हैं, ना जन्म लेते हैं, आप केवल हैं। निष्कर्ष, फोटॉन हमें क्या सिखाता है? फोटॉन कोई शिक्षक नहीं है, पर वो हमें ये दिखाता है कि समय सर्वव्यापक नहीं है। यदि कोई कण समय को नहीं महसूस करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्तित्वहीन है, बल्कि ये बताता है कि समय एक विशेष अनुभव है और हम केवल एक लिमिटेड बिंदु से उसे देख रहे हैं। एक दिन यदि हम उस बिंदु से बाहर निकल सकें तो शायद हम भी फोटॉन की तरह अतीत और भविष्य को एक साथ देख सकें। प्रकाश यानी फोटॉन की समयहीन यात्रा हमें यह समझने को देती है कि यात्रा की परिभाषा आपेक्षिक है। एक दृष्टिकोण के लिए यात्रा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बीते समय में नापी जाती है, वहीं फोटॉन के लिए ये काल अपने आप को दोहराता ही नहीं। यानी यदि हम आपको पीछे ले जाएं तो आपको समयहीन अनुभव का यात्रा के दृष्टिकोण से आपेक्षिक होने का इतना ही प्रत्यक्षरत होगा कि हमने कहां से शुरुआत की है और कहां तक जाना है। जैसे ये बिंदु हमारे लिए उस रेखा का प्रतीक है जो किसी अनुभव की ओर इशारा कर रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब समय उल्टा बहता है, ब्रह्मांडीय उल्टी गिनती। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और देखते हैं घड़ी की सुइयां पीछे की ओर चल रही हैं, कॉफी की भाप कप में समा रही है, पंखा उल्टा घूम रहा है। आपके विचार बीते हुए नहीं, आने वाले हैं। अब ये सिर्फ सपना नहीं, ये गंभीर वैज्ञानिक अवधारणा है। क्या समय वाकई उल्टा बह सकता है? और अगर ऐसा हो तो क्या हम अतीत में जा सकेंगे, या फिर ये केवल एक गणितीय संभावना है जो वास्तविकता से कोसों दूर है? समय की दिशा एक भ्रम। हम सभी समय को एक ही दिशा में महसूस करते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पर आइंस्टाइन की समीकरणों को देखें तो वे समय को आगे और पीछे दोनों ओर समान रूप से अनुमति देती हैं। यहां कोई नियम नहीं कहता कि समय केवल आगे ही बह सकता है। तो क्यों हम सभी इसे एक ही दिशा में अनुभव करते हैं? उत्तर है एंट्रोपी। जब आप एक शीशा गिराते हैं, वह टूटता है, पर क्या आपने कभी टूटा हुआ शीशा अपने आप जुड़ते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वह एंट्रोपी के विरुद्ध जाएगा। एंट्रोपी का अर्थ है अव्यवस्था की मात्रा। प्रकृति का नियम है कि बंद प्रणालियों में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, और यही कारण है कि समय हमें केवल एक ही दिशा में बहता महसूस होता है। हम अतीत को याद करते हैं क्योंकि वहां व्यवस्था थी,
हम भविष्य नहीं देख सकते क्योंकि वहां अव्यवस्था बढ़ रही है। पर क्या होगा अगर एंट्रोपी घटे? अब कल्पना कीजिए ब्रह्मांड किसी कारणवश एंट्रोपी को उलट दे। हर कण, हर ऊर्जा, हर तरंग अपने पुराने क्रम में लौटने लगे, तो क्या समय भी उल्टा बहने लगेगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं हां, यदि एंट्रोपी की दिशा पलटे तो हमारी स्मृतियां भी उल्टी हो जाएंगी। आपको आने वाली घटनाएं याद होंगी और बीती बातें भूल जाएंगी, पर आप इसे उल्टा नहीं कहेंगे क्योंकि आपके लिए वही होगा भविष्य। ये वो बिंदु है जहां विज्ञान और चेतना टकराते हैं। ब्रह्मांडीय समापन और पुनर्जन्म। अब एक और कल्पना कीजिए, हमारा ब्रह्मांड विस्तार नहीं कर रहा बल्कि सिकुड़ रहा हो। बिग बैंग से जन्मा ब्रह्मांड बिग क्रंच की ओर जा रहा हो। हर आकाशगंगा पास आ रही हो, हर तारा मर रहा हो, हर दूरी मिट रही हो और अंत में सब कुछ फिर से एक बिंदु में समा जाए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस संकुचन में समय की दिशा भी पलट सकती है। जिस तरह शुरुआत में समय आगे बढ़ा, उसी तरह समापन में वह पीछे जाए और फिर एक और बिग बैंग, एक और जन्म, एक और समय का चक्र, सदियों का काल चक्र जो न आरंभ जानता है न अंत। दोहरे समय वाले ब्रह्मांड। कुछ आधुनिक सिद्धांत कहते हैं कि हो सकता है हमारा ब्रह्मांड एक नहीं दो हों, एक वो जो हम अनुभव कर रहे हैं और दूसरा जो समय के विपरीत बह रहा है। दो जुड़वा ब्रह्मांड, दो विपरीत समय दिशाएं, दो विपरीत अनुभव। हमारे लिए किसी घटना का अतीत उस दूसरे ब्रह्मांड के लिए भविष्य हो सकता है और उनके लिए हम केवल एक बीते हुए कल की कहानी हैं। क्वांटम स्तर पर समय का उलट जाना। क्वांटम भौतिकी वह क्षेत्र है जहां कारण और प्रभाव स्पष्ट नहीं रहते। कुछ प्रयोगों में यह देखा गया है कि भविष्य की स्थितियां अतीत को प्रभावित कर सकती हैं। यह सुनने में असंभव लगता है, पर गणित यही कहती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समय केवल एक संभावना है जिसे चेतना अनुभव में बदलती है। चेतना और समय की दिशा। अब यदि समय उलट सकता है तो क्या चेतना भी? क्या हमारी आत्मा, हमारी पहचान उस उल्टी दिशा में बह सकती है? अगर समय केवल अनुभव है तो क्या यह दिशा भी केवल प्रेरणा की बात है? क्या भविष्य की स्मृति भी संभव है? क्या हम आने वाली घटनाओं को पूर्वाभास की तरह अनुभव करते हैं? क्या देजा वू केवल समय की परतों के पार एक झलक है? निष्कर्ष, समय की नदी या माया। समय, क्या वो एक नदी है जिसमें हम बह रहे हैं या वो केवल एक स्थिर महासागर है जिसमें हम कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में लहरों की तरह उठते गिरते हैं? यदि समय पलट सकता है तो क्या मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक दूसरी दिशा में यात्रा है? हो सकता है ब्रह्मांड हर बार मरता नहीं बल्कि पलटता है और हम उसकी हर सांस में नए रूप, नए क्रम, नए समय बनाते हैं। अब हम उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं जहां समय को मापने की कोशिश की गई, जहां इंसानों ने समय को घड़ियों में कैद किया और विज्ञान ने उसे गणनाओं और समीकरणों में ढालने की कोशिश की। पर क्या वाकई समय को मापा जा सकता है, या वह स्वयं ही एक भ्रम है जिसे मापते हुए हम खुद को मापते हैं? हम हर दिन समय को मापते हैं, घड़ियां पहनते हैं, अलार्म लगाते हैं, कैलेंडर भरते हैं और कहते हैं समय बीत रहा है। पर एक प्रश्न, हम जिसे माप रहे हैं क्या वह वाकई है या केवल वह एक संदर्भ है, एक प्रणाली जिसे हमने अपनी सुविधा के लिए गढ़ा है? आइए इस सेगमेंट में समय की गणितीय, वैज्ञानिक और दार्शनिक माप को समझते हैं। घड़ी की शुरुआत, समय की पहली कैद। प्राचीन सभ्यताओं ने समय को सूर्य और चांद से जोड़ा। मायानों के कैलेंडर, मिस्र की जल घड़ियां, भारत की चक्रीय गणना, सबने समय को प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ा। पर असली छलांग तब आई जब इंसान ने कहा, मुझे हर सेकंड, हर पल मापना है। और तभी आई घड़ी। पहले पेंडुलम, फिर क्वार्ट्ज और आज परमाणु घड़ियां। परमाणु घड़ी सबसे सटीक माप। आज के युग में समय को मापा जाता है सीजियम परमाणु के कंपन से। एक सेकंड वह अवधि है जिसमें सीजियम 133 परमाणु की एक खास अवस्था 9192631770 बार
दोहराई जाती है। यह परिभाषा जितनी जटिल लगती है उतनी ही ये स्थिर और विश्वसनीय है। पर ध्यान दें, हम समय नहीं माप रहे, हम दो घटनाओं के बीच अंतर माप रहे हैं। घड़ी कभी समय को नहीं पकड़ती, वह केवल एक बदलाव को मापती है। समय नहीं, परिवर्तन मापा जाता है। इंसान समय को केवल तब पहचानता है जब कुछ बदलता है। सूरज उगता है, समय हुआ। घड़ी की सुई खिसकी, समय बीता। बच्चा बड़ा हुआ, साल गुजरे। पर सोचिए, यदि ब्रह्मांड में कुछ भी न बदले तो क्या हम कह सकते हैं कि समय बीता? यदि सभी कण एक ही स्थिति में रहें तो क्या समय नाम की कोई चीज बचेगी? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समय का मापन केवल बदलाव का मापन है। न्यूटन का समय बनाम आइंस्टाइन का समय। आइजैक न्यूटन ने कहा था, समय एक सार्वभौमिक नदी है जो सबके लिए समान रूप से बहती है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा, नदी सबके लिए अलग बहती है और कभी-कभी वह थम भी जाती है। न्यूटन का समय एब्सोल्यूट था, आइंस्टाइन का समय रिलेटिव। इस परिवर्तन ने भौतिकी की परिभाषा बदल दी। समय अब कोई स्थायी बाहरी वस्तु नहीं था, बल्कि एक मापनीय अनुभूति। क्वांटम यांत्रिकी में समय की उलझन। जब हम क्वांटम भौतिकी की ओर आते हैं तो स्थिति और समय दोनों ही सिर्फ संभावनाएं बन जाते हैं। एक क्वांटम प्रणाली में आप किसी कण की स्थिति और गति नहीं जानते, केवल उनकी संभावनाएं जानते हैं। और समय, वह कभी-कभी अनुपस्थित होता है। कुछ समीकरणों में समय का कोई स्थान नहीं होता, जैसे ब्रह्मांड को बिना घड़ी के समझने की कोशिश। क्या ये संकेत है कि समय मौलिक नहीं बल्कि केवल उद्भवित है? थर्मोडायनेमिक्स और समय की गणितीय। गणित में समय को t से दर्शाया जाता है। समीकरणों में हम t=0, t=∞ जैसे शब्द सुनते हैं, पर कभी सोचा ये t क्या दर्शाता है? यह केवल एक पैरामीटर है, एक ऐसा बिंदु जिससे हम घटना को क्रम देते हैं। समय की गणना तभी होती है जब उसके साथ कोई और परिवर्तन हो, ऊर्जा का स्थानांतरण, गति का परिवर्तन या स्थिति की उलटफेर। तो क्या वास्तव में समय कोई वस्तु है या केवल एक संकेतक? ब्रह्मांडीय घड़ी। क्या ब्रह्मांड को समय की जरूरत है? ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पुराना है। हम कहते हैं बिग बैंग से अब तक का समय, पर क्या ब्रह्मांड को अपनी आयु पता है? नहीं, समय केवल हमारे लिए है। हमारी चेतना, हमारी गणना, हमारी स्मृति के लिए है। ब्रह्मांड में केवल घटनाएं घटती हैं और हम उन्हें क्रम में रखते हैं। समय शायद केवल एक सहायक कथा है जिसे हम ब्रह्मांड को समझने के लिए गढ़ते हैं। क्या समय मापने योग्य वस्तु है? गणित हमें यह कहता है, आप दो बिंदुओं के बीच का फासला माप सकते हैं, पर यह केवल एक दूरी है, अनुभव नहीं। इसलिए कहा जाता है, घड़ी समय नहीं दिखाती, वह केवल वह बताती है जब आप उससे पूछते हैं। तो क्या हम समय को मापते हैं? शायद नहीं। हम केवल उस भ्रम को क्रमबद्ध करते हैं जिसे हम बीता हुआ अनुभव कहते हैं। हम समय नहीं पकड़ते, हम स्वयं को पकड़ते हैं, अपने क्षणों को, अपने बदलावों को, और उन्हें सेकंडों में बांध देते हैं। पर गहराई में वह सब कुछ पल में ही होता है। अब हम उस सबसे बुनियादी, सबसे रहस्यमयी और सबसे पेचीदा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या समय की कोई शुरुआत थी? क्योंकि यदि समय की भी एक शुरुआत है तो इसका मतलब हुआ कि उससे पहले कुछ था ही नहीं। पर शुरू होने से पहले क्या था, ये प्रश्न ही समय के स्वभाव को चुनौती देता है। चलिए इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में कुछ नहीं था, ये वाक्य अक्सर सुना जाता है, पर यह विचार अपने आप में एक विरोधाभास है। कुछ नहीं की कल्पना करना भी एक तरह का कुछ ही है। और अगर हम कहते हैं कि कुछ नहीं था, तो वो कुछ नहीं कहां था और कब था? यदि समय की शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या था? पर पहले शब्द ही समय की मांग करता है। तो क्या हम समय के बाहर की बात करने की कोशिश कर रहे हैं? बिग बैंग, समय और स्थान का जन्म। हमारे ब्रह्मांड की सबसे स्वीकृत उत्पत्ति सिद्धांत बिग बैंग थियरी कहती है कि 13.8 अरब साल पहले सारा द्रव्य, ऊर्जा और स्थान एक बिंदु में सिमटा हुआ था, और उसी क्षण जब यह बिंदु फटा, ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। लेकिन ध्यान दें, केवल द्रव्य और ऊर्जा नहीं, बल्कि स्थान और समय भी उसी क्षण उत्पन्न हुए।
इसका मतलब समय स्वयं बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। तो बिग बैंग से पहले क्या था? ये प्रश्न पूछना ऐसा है जैसे पूछना उत्तर दिशा से उत्तर क्या है। उस दिशा से आगे कोई दिशा नहीं, उसी तरह समय से पहले कोई पहले नहीं। ब्रह्मांड का प्रारंभ एक सीमा या भ्रम? फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने एक उदाहरण दिया था। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी गोल है, तो क्या आप कह सकते हैं कि धरती पर सबसे पहले स्थान कौन सा था? नहीं, हर बिंदु पर पहुंचना संभव है, पर पहले बिंदु की कोई निश्चितता नहीं। उसी तरह उन्होंने कहा कि समय का भी एक वक्र है, एक गोलाकार आयाम जिसका कोई आरंभिक बिंदु नहीं है। समय एक दिशा नहीं बल्कि एक वक्र है जो खुद से जुड़ा हुआ है। समय इक्वल्स टू परिवर्तन। तो शून्यता में क्या बदला? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय की शुरुआत केवल तभी हुई जब पहला परिवर्तन घटा। जब तक सब कुछ स्थिर था, ना कोई कंपन, ना कोई ऊर्जा, ना कोई हलचल, तब तक समय का कोई अर्थ ही नहीं था। जैसे आप एक फोटो को देखते हैं, कोई गति नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक दृश्य। पर जैसे ही दूसरा दृश्य आता है, एक कथा बनती है। समय तभी जन्मता है जब दो घटनाओं के बीच कोई तुलना बनती है। इससे यह विचार उभरता है कि शुरुआत कोई बिंदु नहीं बल्कि पहला अंतर था। क्वांटम उतार चढ़ाव, शून्य में भी हलचल। क्वांटम भौतिकी कहती है कि कुछ नहीं कभी बिल्कुल कुछ नहीं होता। वैक्यूम, जिसे हम शून्यता मानते हैं, उसमें भी ऊर्जा की क्षणिक तरंगें आती जाती रहती हैं। इन्हीं क्षणिक घटनाओं को कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। कुछ सिद्धांतों के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे ही क्वांटम उतार चढ़ाव से जन्मा। तो यदि कुछ नहीं में भी हलचल है, तो शायद समय भी उसी हलचल का अनुभव है। शून्य से कुछ, क्या यह संभव है? एक्स निहिलो निहिल फिट। लैटिन में एक कहावत है, कुछ नहीं से कुछ नहीं उत्पन्न होता। पर आधुनिक भौतिकी कहती है शायद कुछ नहीं ही इतना संभावनाओं से भरा हुआ है कि वहां से सब कुछ निकल सकता है। परंतु ये कुछ नहीं भी एक धारणा है जिसमें नियम है, ऊर्जा है और संभावनाएं हैं। तो क्या शून्यता एक भ्रम है? क्या ब्रह्मांड की शुरुआत किसी नियोजित विराम से हुई? या फिर हम ब्रह्मांड के उस बिंदु को समझने में असमर्थ हैं जहां समय स्वयं शून्य हो जाता है? ब्रह्मांड से पहले का ब्रह्मांड? कुछ सिद्धांत जैसे साइक्लिक यूनिवर्स कहते हैं कि यह ब्रह्मांड पहला नहीं है। हमारे पहले भी ब्रह्मांड रहे हैं जो फैले, सिकुड़े और फिर फटे, बार बार। हर बार एक नया समय जन्मा, हर बार एक नया अतीत लिखा गया। इस परिकल्पना में समय का कोई आरंभ नहीं है बल्कि ये अनंत चक्र है। हम केवल एक लहर हैं समय के महासागर की, जिसे खुद नहीं पता कि वो कहां से उठी थी। क्या शुरुआत की कल्पना मानव सीमा है? मानव मस्तिष्क हर चीज का एक आरंभ चाहता है, हर कहानी की पहली लाइन, हर यात्रा का प्रस्थान स्थल। पर हो सकता है ब्रह्मांड ऐसी कोई चीज ना हो जिसकी शुरुआत हो, बल्कि हो सकता है कि हमारी चेतना की सीमाएं ही हमें शुरुआत जैसे शब्दों की ओर ढकेलती हैं। हो सकता है ब्रह्मांड हमेशा से रहा हो सकता है समय कभी जन्मा ही ना हो। निष्कर्ष, शुरुआत या भ्रम? तो क्या समय की शुरुआत हुई? शायद शुरुआत का होना भी एक भ्रम है। समय कोई रेखा नहीं, एक चक्र है, एक लहर है, या शायद एक सपने जैसा संरचित अनुभव। यदि हम समय की शुरुआत ढूंढने निकलें तो हम एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचते हैं जो खुलता ही नहीं, क्योंकि वो दरवाजा हमारी कल्पना से बाहर है। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां समय की अंतिम सांसें ली जाती हैं, जहां ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तारे बुझ जाते हैं और समय रुकने लगता है, क्योंकि कुछ भी नया घटित नहीं होता। इस सेगमेंट में हम पूछते हैं, क्या समय का भी कोई अंत है? क्या समय हमेशा के लिए बहता रहेगा या एक दिन वह खुद थककर ठहर जाएगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें कोई तारा नहीं बचा, कोई गर्मी नहीं, कोई गति नहीं, सब कुछ जमी हुई राख की तरह अंधकार में तैर रहा है। यह है वह परिदृश्य जिसे वैज्ञानिक कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यह केवल ऊर्जा की बात नहीं, यह है समय की मृत्यु। क्योंकि जब कुछ भी बदल नहीं रहा तो समय का माप क्या होगा? समय तब तक है जब तक परिवर्तन है। हम समय को केवल तभी महसूस करते हैं जब घटनाएं घटती हैं,
जब कुछ बदलता है तभी हम कहते हैं समय बीता। लेकिन अगर कोई बदलाव ही ना हो तो समय कैसा? एक ऐसा ब्रह्मांड जहां कोई तारा न बचे, कोई प्रतिक्रिया ना हो, कोई गर्मी ना हो, वहां समय निस्तेज हो जाता है। वहां अब, फिर और बाद में सभी शब्द निरर्थक हो जाते हैं। ब्रह्मांडीय समय रेखा की अंतिम अवस्था। आइए ब्रह्मांड के भविष्य की एक समय रेखा बनाएं जो विज्ञान कहता है उसी के आधार पर। 1 अरब वर्ष बाद सूर्य विस्तारित होकर पृथ्वी को निगल जाएगा। 100 ट्रिलियन वर्ष बाद आकाशगंगाओं में तारे बनना बंद हो जाएंगे। 10⁻40 वर्ष बाद ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर खत्म हो जाएंगे। 10⁻100 वर्ष बाद कोई क्रिया नहीं बचेगी, केवल अंधकार, ठंड और मौन। इस स्थिति को कहते हैं हीट डेथ, जहां ऊर्जा पूरी तरह समान रूप से फैली होगी और एंट्रोपी अपने चरम पर होगी। क्या समय यहां समाप्त होगा? शायद हां, क्योंकि समय तब तक है जब तक घटनाएं घटती हैं। पर यदि सब कुछ स्थिर है तो समय का कोई मतलब नहीं। ये किसी जमी हुई नदी की तरह है जिसमें भाव की संभावनाएं थीं पर अब कुछ नहीं। फ्रेम है पर मूवी नहीं, संरचना है पर कथा नहीं। क्या चेतना समय को जीवित रख सकती है? यह एक गहन प्रश्न है। क्या समय केवल ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं पर निर्भर है, या किसी चेतना की उपस्थिति जो उसे देखती है, अनुभव करती है, क्या वह समय को जारी रखती है? यदि किसी अंधकार में ब्रह्मांड में कोई प्राणी, कोई चेतना अभी भी सोच रही हो, तो क्या वह समय को जागृत रखेगी, या चेतना स्वयं भी उस ठंडे सन्नाटे में मौन हो जाएगी? समय का अनंत विस्तार या अंतिम ठहराव। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि हर वस्तु, हर कण एक दूसरे से इतना दूर हो जाएगा कि प्रकाश भी नहीं पहुंच सकेगा। इसे कहते हैं बिग फ्रीज, जहां ब्रह्मांड विशाल, ठंडा और अलग थलग होगा। यह भी एक प्रकार का समय का अंत है, क्योंकि संबंध टूट जाते हैं, और जब कुछ किसी से जुड़ता नहीं तो समय व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है, न कि सार्वभौमिक वास्तविकता। क्या समय चक्र में लौट सकता है? कुछ सिद्धांतों की माने तो ब्रह्मांड फिर से संकुचित हो सकता है, जैसे पहले फैला फिर से कुड़ा। इस विचार को कहते हैं बिग क्रंच या साइक्लिक यूनिवर्स। यहां समय का अंत नहीं होता, बल्कि वह एक चक्र में लौटता है। समय मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है, और हर बार नया ब्रह्मांड, नया समय, नया जीवन जन्म लेता है। चेतना के लिए समय का अंत क्या है? अगर समय रुक जाए तो क्या चेतना भी रुक जाएगी, या चेतना समय के परे जाकर शाश्वत अनुभव बन सकती है? कुछ दार्शनिक कहते हैं मृत्यु के बाद जब हम शून्यता का अनुभव करते हैं, वह अंत नहीं बल्कि समय से मुक्ति है, जहां कोई क्रम नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल निरंतर उपस्थिति है। यह स्थिति ब्रह्मांड की अंतिम अवस्था से मेल खाती है। वहां कोई घड़ी नहीं, कोई दिशा नहीं, केवल सभी संभावनाओं का शांत समुद्र है। निष्कर्ष, समय की अंतिम सांस। तो क्या समय खत्म हो जाएगा? यदि हम ब्रह्मांड की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें तो उत्तर है हां। समय समाप्त नहीं होगा जैसे कोई दरवाजा बंद होता है, बल्कि धीरे धीरे मौन में लुप्त हो जाएगा, जैसे किसी पुराने संगीत की अंतिम धुन, धीमी, कोमल और फिर मौन। वह मौन ही समय की समाधि है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां विज्ञान, दर्शन और चेतना एक साथ खड़े होकर एक ही प्रश्न को घूरते हैं। क्या समय, जिसकी हमने अब तक इतनी व्याख्या की, वास्तव में मौजूद ही नहीं है? क्या ये सब अतीत, वर्तमान, भविष्य केवल हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक कल्पित परिदृश्य है? ये सेगमेंट समय को उसकी बुनियादी परत से उठाकर पूरी तरह खारिज करने का साहस करता है, क्योंकि कभी-कभी सबसे गहरी सच्चाई वो होती है जो हमें वर्षों से दिखाई तो दे रही होती है, पर हम उस पर सवाल नहीं उठाते। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां कोई घड़ी नहीं है, न खिड़की है, न सूरज की रोशनी और ना ही कोई ध्वनि।
आप वहां बैठते हैं और धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आप कितना समय वहां रहे, इसका अंदाजा लगाना असंभव हो गया है। कुछ मिनट या कुछ घंटे, फर्क महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना से घटनाओं का क्रम हट गया है। समय, जैसा कि हमने देखा है, घटनाओं के बीच संबंधों का अनुभव है, पर यदि घटनाएं ना हो या उनमें कोई क्रम ना हो तो समय का अस्तित्व भी संदिग्ध हो जाता है। ये वही विचार है जिसे कई आधुनिक भौतिकविद अब गंभीरता से ले रहे हैं। फिजिसिस्ट जूलियन बारबोर कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम। उनका तर्क है कि समय कोई बहती हुई धारा नहीं, बल्कि अलग अलग क्षणों की एक संग्रहशाला है, जैसे तस्वीरों की एक किताब जिसमें हर पन्ना अपनी जगह पर स्थिर है। हम यानी चेतना उन पन्नों को क्रम में जोड़ते हैं और सोचते हैं कि कुछ बीत रहा है। लेकिन यदि हर क्षण अपने आप में पूर्ण है और उसका कोई पहले या बाद में नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि समय केवल एक अनुभव है, ना कि कोई मौलिक तत्व? बारबोर का सिद्धांत कहता है कि नाउ ही एकमात्र सच्चाई है, ना अतीत है ना भविष्य, बल्कि हर नाव एक स्थिर संरचना है, एक रूप, एक ब्रह्मांडीय फ्रेम, और हमारी चेतना बस एक नाव से दूसरे नाव तक कूदती रहती है। ये विचार सुनने में रहस्यमयी लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से सोचते हैं तो क्या आपने कभी अतीत या भविष्य में मौजूद होना महसूस किया? आपने केवल वर्तमान को ही अनुभव किया है। यादें, वे मस्तिष्क में संग्रहित डेटा है। उम्मीदें, वे एक कल्पना है। अतीत और भविष्य केवल वर्तमान में उपस्थित स्मृतियां और कल्पनाएं हैं, जिनका अस्तित्व केवल हमारी सोच में है। यही कारण है कि योग और ध्यान की प्राचीन परंपराएं हमेशा अभी पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अहम वर्तमानास्मि, मैं केवल इस पल में हूं, क्योंकि यही एकमात्र सच्चाई है, बाकी सब माया है, एक विचार, एक प्रतिबिंब, एक सृजन। यदि आप किसी अनुभूति को देखें, जैसे आप किसी पेड़ को देख रहे हों, तो वो देखना, वो क्षण, वो अनुभव ही सब कुछ है। आप उसी में मौजूद हैं, वो आपके लिए समय बनता है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं मैंने पेड़ देखा, आप अतीत में चले जाते हैं। अब अनुभव नहीं, केवल स्मृति है, और स्मृति समय की सबसे बड़ी धोखेबाजी है। समय को मापने की हर कोशिश, चाहे वो परमाणु घड़ी हो या क्वांटम कंप्यूटर, अंततः केवल एक घटना से दूसरी घटना के बीच की दूरी का मापन है। लेकिन ये दूरी केवल सापेक्ष है, एक संदर्भ के बिना अर्थहीन। दो पलों के बीच कितनी दूरी है, ये पूछने जैसा है दो चित्रों के बीच कितनी गहराई है। यदि समय मौलिक नहीं है तो इसका सीधा प्रभाव हमारी सारी भौतिकी पर पड़ता है। सामान्य सापेक्षता, क्वांटम सिद्धांत और यहाँ तक कि थर्मोडायनेमिक्स भी, सब कुछ समय पर आधारित है। और अगर समय ही एक भ्रम है तो हमारा सारा गणित भी केवल आनुभाविक और सैद्धांतिक हो जाता है, ना कि मौलिक। लेकिन सबसे गहरी बात यह है, यदि समय भ्रम है तो मृत्यु भी भ्रम है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ है अब और कोई समय नहीं रहेगा। पर यदि समय था ही नहीं तो मृत्यु केवल एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की अदृश्य छलांग है, एक चित्र से दूसरे चित्र तक, और चित्र कभी मरते नहीं। इस विचार को कई आध्यात्मिक परंपराएं पहले ही कहती रही हैं। हिंदू दर्शन कहता है कालो अहम, काल मैं हूं। पर क्या इसका अर्थ यह है कि मैं समय को अनुभव करता हूं, या मैं वो चेतना हूं जो समय की कल्पना करती है? बुद्ध कहते हैं सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और फिर लुप्त होती हैं, पर यदि तुम केवल उत्पत्ति और लुप्त होने के विचार से ऊपर उठ सको तो तुम सत्य को देख सकोगे। यही वो बिंदु है जहां विज्ञान और ध्यान, गणित और मौन एक ही सत्य को इंगित करते हैं। समय केवल सोचने में है, अनुभव में नहीं। और इसीलिए जब कोई ध्यान में जाता है, गहराई में पूरी तरह इस पल में विलीन हो जाता है, तो समय गायब हो जाता है। कोई एक घंटा भी कुछ मिनट सा लगता है, या कुछ मिनट घंटों जैसे, क्योंकि चेतना ने समय का क्रम, उसके अनुभव को, उसके विचार को हटा दिया। शायद समय केवल एक पृष्ठभूमि है जिस पर चेतना अपने अनुभवों की पेंटिंग बनाती है, और जब चेतना शून्य में विलीन होती है तो वो पृष्ठभूमि भी लुप्त हो जाती है। ना समय बचता है, ना मैं, केवल उपस्थिति, एक ना छूने लायक, ना परिभाषित करने योग्य अस्तित्व। तो यदि समय केवल अनुभव है तो ब्रह्मांड के लिए समय नहीं है। सूर्य नहीं जानता कि वो कितना पुराना है, आकाशगंगा नहीं जानती कि वो कितनी दूर है। ये हम हैं, हमारी भाषा है, हमारी स्मृति और मस्तिष्क की रचना है जो समय को परिभाषित करती है, गिनती है, डरती है और कभी-कभी उसमें खो जाती है। तो अगली बार जब आप कहें मेरे पास समय नहीं है, तो एक मिनट रुकिए,
क्योंकि संभव है कि समय के पास आप कभी नहीं थे। बहुत अच्छा। अब हम उस दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं जहां समय और चेतना एक दूसरे को गहराई से देखते हैं। एक सवाल जिसे सुनकर विज्ञान भी ठिठक जाता है और ध्यान भी मौन हो जाता है। क्या समय चेतना से पैदा होता है या चेतना समय की एक उपज है? हम अब प्रवेश कर रहे हैं मानव अनुभव की सबसे रहस्यमयी गुफा में, जहां मस्तिष्क, स्मृति, कल्पना और क्षण मिलकर समय का निर्माण करते हैं, या शायद उसका भ्रम। आप अभी ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं, ये अभी ही तो है जहां आप मौजूद हैं। पर क्या आपने कभी इस अभी को पकड़ने की कोशिश की? जैसे ही आप कहते हैं ये अभी है, वह क्षण बीत चुका होता है। आप उसे नहीं रोक सकते, नहीं छू सकते, नहीं थाम सकते। क्यों? क्योंकि अब कोई ठोस वस्तु नहीं, वह एक अनुभव है। और वह अनुभव भी शायद केवल तब होता है जब आपकी चेतना उसे महसूस करती है। अब कल्पना कीजिए, यदि चेतना ना हो तो क्या कोई अभी बचेगा? क्या तब कोई कहेगा समय बीत रहा है? शायद नहीं। यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे गहरी खोज। क्या समय को चेतना जन्म देती है? मनोविज्ञान कहता है कि मस्तिष्क अनुभवों को एक क्रम में रखता है। आप सुबह उठते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर काम पर जाते हैं, और ये सब एक ऐसी रेखा बन जाती है जिसे आप समय कहते हैं। लेकिन अगर कोई घटना घटे और आपको वह याद ही ना रहे, तो क्या वह समय में हुई? हमारी स्मृति ही तो हमें बताती है कि कुछ पहले हुआ था, और हमारी कल्पना ही बताती है कि कुछ आगे होगा। तो क्या ये दो अवस्थाएं, स्मृति और कल्पना, मिलकर समय के भ्रम को जन्म देती हैं? एक नवजात शिशु जिसके पास अभी न स्मृति है न भाषा, क्या वह समय को वैसे ही अनुभव करता है जैसे हम करते हैं? या उसके लिए केवल ये अभी होता है, बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी तुलना के? योगियों और ध्यान साधकों का कहना है कि जब आप पूर्ण रूप से अब में रहते हैं तो समय विलीन हो जाता है। आप न अतीत में होते हैं न भविष्य में, केवल उस क्षण में। और उस क्षण में कोई क्रम नहीं होता, कोई दिशा नहीं, कोई गणना नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति होती है। लेकिन वैज्ञानिक चेतना को समझने के लिए मस्तिष्क के नेटवर्क को देखते हैं। न्यूरॉन्स, सिंपेजेस, विद्युत संकेत। उनके अनुसार समय मस्तिष्क की एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। आपका मस्तिष्क हर सेकंड हजारों सूचनाएं ग्रहण करता है और उन्हें एक कालानुक्रमिक क्रम में रखता है। यह क्रम ही आपकी समय की समझ है। पर यह समझ अधूरी है क्योंकि यह केवल मस्तिष्क के भीतर का समय है, न कि ब्रह्मांडीय सत्य। अब सोचिए, जब आप स्वप्न में होते हैं तो क्या समय वैसा ही बहता है जैसे जागृत अवस्था में? नहीं। एक लंबा सपना कुछ ही सेकंड में घट जाता है। कभी कभी लगता है घंटों तक सपना चलता रहा, लेकिन घड़ी कहती है केवल 2 मिनट बीते। तो क्या चेतना स्वप्न में समय की कल्पना को खुद निर्मित करती है? और जब आप गहरी नींद में होते हैं, जहां ना कोई स्वप्न है, ना जागरण, ना अनुभव, तो क्या आप उस दौरान समय को महसूस करते हैं? नहीं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि समय चेतना के बिना कोई अर्थ नहीं रखता? अब एक गहरा प्रश्न, क्या चेतना समय में घटती है या समय चेतना से घटता है? यदि समय चेतना से उत्पन्न होता है तो क्या ब्रह्मांड केवल तब समयवान होता है जब कोई उसे देख रहा हो? क्या प्रकाश अरबों साल से उड़ रहा था या वह तभी गया जब हमारी आंखों ने उसे देखा? क्वांटम सिद्धांत भी कहता है, जब तक आप किसी कण को नहीं देखेंगे, वह सभी अवस्थाओं में एक साथ रहेगा। देखना ही वास्तविकता को ठोस बनाता है। तो क्या चेतना ही समय का पहला क्षण है? क्या समय केवल चेतना के दर्पण में दिखाई देने वाली परछाई है? यह सोचकर
आप डर सकते हैं या शायद मुक्त हो सकते हैं। यदि समय चेतना पर निर्भर है तो हम समय के शिकार नहीं बल्कि उसके निर्माता हैं। हम वही हैं जो समय को जोड़ते हैं, हम वही हैं जो अतीत की कहानियां बनाते हैं और भविष्य की आशाएं गढ़ते हैं। हमारी चेतना ही समय को रंग, अर्थ और गति देती है। और जब चेतना मौन हो जाती है तो समय भी शांत हो जाता है। इसलिए ध्यान की गहराई में जाने वाले लोग समय को गायब होता अनुभव करते हैं। अब हम उस विचार की ओर बढ़ते हैं जो कल्पना से भी अधिक कल्पनीय है। एक ऐसा विचार जहां न केवल कई ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हैं, बल्कि हर संभव समय रेखा, हर चुना गया और न चुना गया रास्ता किसी न किसी ब्रह्मांड में असली है। यह है मल्टीवर्स, एक ऐसा सिद्धांत जो न केवल अंतरिक्ष की सीमा को तोड़ता है बल्कि समय की एक मात्रता को भी प्रश्नांकित करता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे और चाय की जगह कॉफी पी। एक सामान्य सा निर्णय। पर अब सोचिए, क्या कहीं कोई ब्रह्मांड ऐसा भी है जहां आप चाय ही पीते हैं? या शायद ऐसा ब्रह्मांड जहां आपने उठने का फैसला ही नहीं लिया? या ऐसा जहां आप कभी पैदा ही नहीं हुए? मल्टीवर्स थियरी कहती है हां, ऐसे सभी ब्रह्मांड मौजूद हैं। और यह विचार केवल दर्शन नहीं, क्वांटम भौतिकी की संभावनाओं से जन्मा है। क्वांटम स्तर पे जब कोई निर्णय लिया जाता है, कण का एक निश्चित व्यवहार चुना जाता है, तो उसके सभी संभावित व्यवहार दूसरे ब्रह्मांडों में सक्रिय हो जाते हैं। यह विचार आता है एवरेट की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से। उसके अनुसार हर क्वांटम विकल्प एक नया ब्रह्मांड बनाता है। तो जब आप एक रास्ता चुनते हैं तो दूसरे रास्ते भी चुने जाते हैं, बस किसी और ब्रह्मांड में। अब इस विचार को समय के साथ जोड़िए। यदि हर विकल्प एक नई संभावित समय रेखा है, तो इसका अर्थ है हर समय, हर पल, हर निर्णय नया ब्रह्मांड बना रहा है। और उस ब्रह्मांड में आपका एक संभव रूप अपने ही अनुभवों को जी रहा है। आप यहां इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, कहीं और आप समुद्र की लहरों में खोए हुए हैं, कहीं और आप कभी पैदा ही नहीं हुए। ये विचार भयावह है, रोमांचक है और सबसे बढ़कर समय की अवधारणा को टुकड़े टुकड़े करता है। अब सवाल उठता है, यदि हर समय अपने साथ एक ब्रह्मांड लाता है, तो क्या समय कोई रेखा नहीं बल्कि एक फैलता हुआ वृक्ष है? हर पत्ती एक अलग काल, हर शाखा एक अलग अस्तित्व। तो फिर हम किस शाखा पर हैं? क्या हम किसी एक समय रेखा में फंसे हुए हैं या हम एक से दूसरे में फिसल सकते हैं? यहां से जन्म लेती है वो कल्पना जिसे समय यात्रा या टाइमलाइन जंपिंग कहा जाता है। पर उससे पहले कि हम उस ओर जाएं, समझते हैं क्या मल्टीवर्स केवल कल्पना है या उसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आज वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसके विस्तार की गति, उसकी पृष्ठभूमि विकिरण और क्वांटम समीकरणों से ऐसे संकेत पाए हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये एकमात्र ब्रह्मांड नहीं हो सकता। कुछ थियरीज जैसे इन्फ्लेशरी कॉस्मोलॉजी कहती हैं कि जब ब्रह्मांड बना, उसके साथ ही कई और ब्रह्मांड भी समानांतर में उत्पन्न हुए, और वे ब्रह्मांड इतने अलग हो सकते हैं कि वहां के टाइम की परिभाषा ही हमारी समझ से बाहर हो। शायद वहां समय स्थिर है या उल्टा बहता है या वो एक वृत्त की तरह घूमता है। अब सोचिए, यदि हर ब्रह्मांड का समय अलग हो तो समय कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं बल्कि केवल स्थानीय अनुभव है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर स्थान का मौसम अलग होता है। तो क्या समय भी एक मौसम की तरह है जो हर ब्रह्मांड में अलग अलग ढंग से चलता है? और यदि ऐसा है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कोई ऐसा ब्रह्मांड हो जहां समय होता ही नहीं है, एक शाश्वत अब, जहां सब कुछ एक साथ मौजूद है, जहां कोई फिर या बाद नहीं। ऐसे ब्रह्मांड में आपका जन्म, जीवन और मृत्यु साथ साथ घटते हैं या शायद कभी घटते ही नहीं। तो क्या मल्टीवर्स केवल स्थान का विविध रूप नहीं बल्कि समय का बहुरूप भी है? क्या हर ब्रह्मांड समय के एक नए नियम के साथ जन्मा?
और यदि हाँ, तो क्या हम अपने समय की सीमा में वास्तविकता को पूरी तरह जान सकते हैं, या हम केवल उस शाखा को देख पा रहे हैं जिस पर हमारी चेतना अभी ठहरी हुई है? एक और चौंकाने वाला विचार यह है, यदि हम किसी निर्णय को बार बार दोहराते हैं तो क्या हम समय रेखा को एक ही रास्ते में बांध देते हैं? या अगर हम अपने निर्णय बदलें तो क्या हम समय को किसी और ब्रह्मांड में मोड़ सकते हैं? कभी कभी जब कोई कहता है कि ऐसा लगता है ये पहले हो चुका है या डेजा वू हुआ है, तो क्या वो किसी दूसरी समय रेखा की हल्की सी झलक है, किसी ऐसे आप की जो इस राह से पहले ही गुजरा है? या शायद हम सब मल्टीवर्स की अलग अलग शाखाओं में अनजाने में एक दूसरे को सपनों, विचारों या संवेदनाओं में महसूस कर रहे हैं? ये विचार कल्पना जैसा लगता है, पर इसका मूल प्रश्न यही है, क्या समय केवल एक दिशा में बहता है या हर दिशा में फैलता है? यदि मल्टीवर्स सच है तो समय अब कोई रेखा नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का एक अनगिनत संजाल है, और हम उस जाल की एक चमकती हुई बूंद हैं जो हर क्षण में हजारों अन्य संभावित समयों की कहानी कहती है। बहुत अच्छा। अब हम उस शाश्वत प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो हर सभ्यता, हर युग, हर हृदय में गूंजता रहा है। क्या मृत्यु समय का अंत है, या ये केवल हमारी चेतना की यात्रा का एक मोड़ है जहां समय ठहरता नहीं बल्कि रूपांतरित होता है? जब हम मृत्यु की ओर देखते हैं तो हम वास्तव में समय की ओर ही देख रहे होते हैं। हम उस अंतिम क्षण की कल्पना करते हैं जब समय हमारे लिए रुक जाता है, और फिर पूछते हैं, क्या यह समाप्ति है या किसी और प्रकार की शुरुआत? आपने कितनी बार यह सुना है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, या उसका समय अब पूरा हुआ? लेकिन जब कोई कहता है कि समय पूरा हो गया, तो क्या वो केवल एक घड़ी की सुई की बात कर रहा होता है या किसी गहरे सत्य को व्यक्त करने की कोशिश? मृत्यु को हम जीवन की सीमा के रूप में देखते हैं, एक दरवाजा जिसके उस पार अज्ञात है। पर क्या वो दरवाजा समय का अंत है, या चेतना के लिए समय की सीमाओं से परे जाना? जब हम शरीर मरता है तो उसका हृदय रुकता है, मस्तिष्क शांत होता है, श्वास थम जाती है, परंतु क्या समय भी उसी क्षण रुक जाता है, या वो केवल उस रूप में जारी रहता है जिसे हम अब महसूस नहीं कर सकते? अब कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं जहां घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है। आपको लगता है समय थम गया, पर क्या वास्तव में समय थमा, या केवल आपका मापन रुक गया? मृत्यु भी शायद ऐसा ही है। समय का अनुभव करने वाला माध्यम, शरीर और मस्तिष्क, अब काम नहीं करता, इसलिए समय समाप्त हो गया ऐसा लगता है। पर चेतना जो समय को महसूस करती थी, क्या वो भी उसके साथ ही समाप्त हो जाती है? यहां से शुरू होती है वो गहरी चर्चा जिसमें विज्ञान मौन हो जाता है और दर्शन बोल उठता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे कंप्यूटर बंद हो जाए, सभी डेटा, स्मृति, प्रक्रिया गायब। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई वैज्ञानिक और दार्शनिक ये भी पूछते हैं कि क्या चेतना केवल मस्तिष्क में ही सीमित है, या वो किसी और गहरे स्तर पर मौजूद है जहां समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ क्वांटम सिद्धांतों में चेतना को प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में देखा गया है, और यदि प्रेक्षक ही वो है जिससे ब्रह्मांड की वास्तविकता तय होती है, तो क्या वो प्रेक्षक मृत्यु के बाद भी किसी रूप में सक्रिय रह सकता है? अगर समय चेतना पर निर्भर है तो चेतना के बिना समय का कोई अनुभव नहीं। तो जब मृत्यु आती है तो क्या वो समय का अंत है या अनुभव का? और यदि अनुभव कहीं और जाके जारी रहता है तो क्या समय भी साथ चलता है? बौद्ध दर्शन कहता है कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं बल्कि एक क्रमिक परिवर्तन है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप की यात्रा, एक लहर जो समुद्र से उठी थी अब उसी में लौट जाती है। वेदांत कहता है, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो क्या चेतना जो समय को अनुभव करती है स्वयं समय से परे है? अब विचार कीजिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं जिसमें कोई स्वप्न नहीं, कोई विचार नहीं, तो उस अवस्था में समय का क्या अनुभव होता है?
कुछ नहीं। पर आप जागने के बाद कहते हैं, मैं सोया था। तो क्या मृत्यु वैसा ही एक क्षण हो सकता है जो समय से शून्य हो? ना कोई क्रम, ना कोई घड़ी, ना कोई परिवर्तन। एक पूर्ण मौन जो भयानक नहीं बल्कि संभवतः शांतिपूर्ण है। अब एक और कल्पना कीजिए, यदि समय वास्तव में एक भ्रम है, तो क्या मृत्यु भी केवल उस भ्रम की एक सीमा है? यदि समय एक किताब है और जीवन एक अध्याय, तो मृत्यु केवल पन्ना पलटना है। कहानी खत्म नहीं होती, वो केवल अब अगले अध्याय में है, जिसे पढ़ने के लिए हमारी चेतना अभी तैयार नहीं। हो सकता है हम मृत्यु को अंत इसलिए कहते हैं क्योंकि हम समय को सीधा समझते हैं, पर यदि समय चक्र है या सिर्फ एक चित्रों की श्रृंखला है, तो मृत्यु केवल एक चित्र से दूसरे चित्र में कूदने की प्रक्रिया है। इसलिए शायद कुछ लोगों को मृत्यु के करीब पहुंचकर एक तेज प्रकाश, पूरे जीवन की झलक या एक कालतीत शांति का अनुभव होता है। शायद वो क्षण वो होता है जहां समय संग्रह बन जाता है, क्रम नहीं। तो जब हम कहते हैं समय समाप्त हुआ, तो हो सकता है समय समाप्त नहीं होता, बल्कि हम समय से बाहर चले जाते हैं, जहां कोई दिशा नहीं, कोई गति नहीं, केवल उपस्थिति है, जैसे ब्रह्मांड के आरंभ से पहले था या अंत के बाद होगा। मृत्यु शायद वही मौन है जहां समय शब्द नहीं, अनुभूति नहीं, बल्कि केवल एक गहराई है, और उस गहराई में हम शायद एक बार फिर से शुरू होते हैं। बहुत सुंदर। अब हम बढ़ते हैं उस कल्पना की ओर जिसने विज्ञान, दर्शन और सिनेमा सभी को बार बार आकर्षित किया है। एक विचार जिसे सोचते ही रोमांच की लहर दौड़ जाती है और साथ ही असीम जिज्ञासा भी। क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? क्या हम अतीत में जाकर चीजों को बदल सकते हैं? क्या हम भविष्य की एक झलक पा सकते हैं? या ये सब केवल कहानियां हैं और समय जैसा कि वो है कभी पीछे नहीं जाता? कल्पना कीजिए, आप किसी मशीन में बैठते हैं, एक बटन दबाते हैं और अगले ही क्षण आप अपने ही बचपन के घर के सामने खड़े हैं, या फिर उस दिन पर पहुंचते हैं जिसे आप बार बार बदलना चाहते थे। ये कल्पना जितनी रोमांचक है उतनी ही जटिल भी, क्योंकि समय यात्रा केवल फिक्शन नहीं, ये एक वैज्ञानिक संभावना भी है, हालांकि अब तक सैद्धांतिक स्तर पर ही। विज्ञान कहता है भविष्य की ओर यात्रा संभव हो सकती है, पर अतीत, वहां मामला कहीं ज्यादा जटिल है। आइंस्टाइन की विशेष और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत हमें बताते हैं कि समय और स्थान एक ही ताने बाने में जुड़े हुए हैं, स्पेस टाइम, और ये ताना बाना मोड़ा जा सकता है गति और गुरुत्वाकर्षण से। यदि आप किसी ऐसे यान में बैठें जो प्रकाश की गति के बहुत पास जाए, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर समय अपनी गति से चलता रहेगा। यह सिद्धांत सिर्फ विचार नहीं, समर्थित प्रयोग भी हैं। जीपीएस उपग्रहों को प्रतिदिन कुछ नैनोसेकंड की समायोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पृथ्वी से दूर हैं और गति में हैं। उनके लिए समय थोड़ा अलग है। तो यदि ये प्रभाव इतने छोटे स्तर पर संभव है, तो क्या हम इसे बढ़ाकर भविष्य में छलांग लगा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वर्षों तक प्रकाश की गति से यात्रा करे, तो जब वो लौटे, पृथ्वी पर सदियां बीत चुकी होंगी, जबकि उसके लिए केवल कुछ साल। ये भविष्य की ओर यात्रा है, समय का एक तरफा पुल। पर अतीत, क्या आप लौट सकते हैं? विज्ञान यहां पर झिझकने लगता है, क्योंकि अतीत में लौटना अनेक पैराडॉक्स को जन्म देता है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार दें, तो आप जन्मे ही नहीं, और अगर आप जन्मे नहीं तो आप गाए कैसे? या इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, यदि आप भविष्य से जानकारी लेकर अतीत में लाएं, तो वो जानकारी उत्पन्न कहां हुई? ऐसे विचारों ने वैज्ञानिकों को अतीत की ओर यात्रा को लेकर सावधानी से देखने के लिए मजबूर किया। हालांकि कुछ थ्योरीज अब भी इसे संभावित मानती हैं, जैसे वर्म होल्स, स्पेस टाइम में सुरंगें, जो दो बिंदुओं को न केवल स्थान में बल्कि समय में भी जोड़ सकती हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी दरवाजे में प्रवेश करें और दूसरी ओर निकलें, पर वो दूसरा छोर अतीत में हो।
यही है टाइम मशीन की सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक कल्पना। पर इस कल्पना के साथ समस्याएं हैं। पहली, ऐसी कोई स्थिर वर्म होल अब तक खोजी नहीं गई। दूसरी, यदि ऐसी वर्म होल बनी भी तो उसमें जाने से पहले ही प्रकृति उसे नष्ट कर सकती है। स्टीफन हॉकिंग ने एक विचार रखा था, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, जिसके अनुसार ब्रह्मांड समय यात्रा को स्वयं रोक देता है। क्यों? क्योंकि अतीत को बदलना कारण प्रभाव के नियम को तोड़ देता है और ब्रह्मांड शायद अपने नियमों की रक्षा करता है। एक और थ्योरी आती है, क्वांटम मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसमें कहा गया है कि यदि आप अतीत में जाएं और कुछ बदलें तो आप अपनी मूल समय रेखा को नहीं बल्कि एक नए ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगे। आप वहां बदल सकते हैं सब कुछ, पर आपकी पहली दुनिया वैसी की वैसी रहेगी। तो क्या समय यात्रा वास्तव में केवल ब्रह्मांड यात्रा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि समय यात्रा करना मतलब खुद को एक नए मल्टीवर्स में फेंक देना है? अब बात आती है कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसा माध्यम है जो समय यात्रा कर सकता है? क्या चेतना, स्मृति या स्वप्न एक प्रकार की आंतरिक टाइम मशीन है? कभी कभी आप किसी पुरानी जगह की गंध सूंघते हैं और अचानक बचपन में लौट जाते हैं। कभी कोई स्वप्न आपको किसी अज्ञात भविष्य में ले जाता है। क्या यह सब मस्तिष्क की चालाकी है या चेतना सचमुच समय की रेखा से बाहर छलांग लगा सकती है? कई आध्यात्मिक अनुभवों में लोग कहते हैं कि उन्होंने सारा जीवन एक ही पल में देख लिया। तो क्या चेतना के लिए समय वास्तव में एक स्थिर पुस्तक है जिसके पन्ने वो जहां चाहे पलट सकती है? अगर समय यात्रा चेतना के माध्यम से संभव है तो शायद मशीन नहीं, ध्यान और मौन ही वास्तविक टाइम मशीन है। शायद समय को मोड़ने की कुंजी बाहरी तकनीक में नहीं, भीतर की अनुभूति में है। और फिर सवाल उठता है कि अगर आप अतीत में जा सकें तो क्या आप कुछ बदलना चाहेंगे या आप केवल गवाह बनकर देखेंगे कि समय जैसा वो है अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में अपरिवर्तनीय है? बहुत अच्छा। अब हम उस अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं जहां समय की सभी परतें पीछे छूटने लगती हैं, जहां न विज्ञान की गणना साथ चलती है न स्मृति की डोर थामती है। यह वह बिंदु है जहां हम पूछते हैं, क्या समय ही सत्य है या समय से परे भी कोई ऐसा कुछ है जो सदैव स्थिर, सदैव मौन और सदैव शुद्ध है? यह वह प्रश्न है जिसे पूछते ही भाषा मौन हो जाती है। यह वह रहस्य है जो हर ध्यान की गहराई, हर साधु की शांति और हर ब्रह्मज्ञानी की मुस्कान में छिपा होता है। आपने जीवन में हर चीज को समय के संदर्भ में देखा है। कब हुआ? कितनी देर लगी? कितने दिन बाकी हैं? हर अनुभव, हर विचार और हर स्मृति समय के फ्रेम में बंधा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि समय के बिना आप कौन हैं? यदि आप अपनी उम्र भूल जाए, घड़ी देखना बंद कर दें, स्मृतियां छोड़ दें और भविष्य की चिंता मिटा दें, तो क्या बचेगा? केवल आप, एक शुद्ध मैं, जिसका कोई क्रम नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, केवल उपस्थिति, केवल अस्तित्व। और शायद यही है सत्य। आधुनिक विज्ञान, विशेषतः भौतिकी, हमें बताती है कि समय कोई सत्ता नहीं है, बल्कि एक संदर्भ निर्भर अनुभव है। समय तब दिखता है जब घटनाएं घटती हैं, जब चेतना उन्हें क्रम देती है। पर ब्रह्मांड, वह केवल है। उसे पहले या बाद की जरूरत नहीं। उसकी उपस्थिति बिना दिशा की, बिना गति की एक शाश्वत अब है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, तो वह मापन हमारा है, हमारी धड़कनों, हमारी घड़ियों, हमारी गणनाओं के अनुसार। पर ब्रह्मांड स्वयं क्या जानता है? क्या आकाशगंगा जानती है कि वह कितनी पुरानी है? क्या ब्लैक होल जानता है कि वह कितना समय निगल चुका है? नहीं, वे सब केवल हैं। और यही है होना शायद समय से परे एक सत्य की ओर इशारा करता है। अब दर्शन की ओर आइए। अद्वैत वेदांत कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म शाश्वत सत्य है, ब्रह्मांड
केवल अनुभव का रूप जो समय में घटता है पर स्वतः सत्य नहीं। बुद्ध कहते हैं, अहंकार, स्मृति, इच्छा ये सब समय में हैं, पर जो इन्हें देख रहा है वह समय से परे है। तो क्या सत्य केवल वह है जो समय की पकड़ में नहीं आता? यदि आप अपने भीतर उतरें, पूरे मौन में, पूरे ध्यान में, तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां विचार रुक जाते हैं, स्मृतियां मिट जाती हैं, भविष्य खो जाता है। आप केवल होते हैं, और उस होने में न कोई घड़ी है, न कोई आयु, न कोई दिशा। वह अनुभव किसी वैज्ञानिक समीकरण में नहीं आता, पर वह किसी भी सिद्धांत से अधिक सच्चा है। उसे मापा नहीं जा सकता, पर वह हर मापन से पहले है। उसे समझा नहीं जा सकता, पर वह हर समझ से परे है। वही होना, शायद वही सत्य है जो समय के आने और जाने से अछूता है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं। समय तो स्वयं बदलाव का नाम है। तो क्या वह जो समय से परे है, जो स्थिर है, जो कभी नहीं बीतता, वही अंतिम सत्य है? कई लोग मृत्यु के निकट पहुंचकर कहते हैं, मैंने समय को जाना और फिर देखा कि वह कभी था ही नहीं। कुछ लोग ध्यान में कहते हैं, मैंने वह स्थान देखा जहां सब कुछ एक साथ था, जैसे ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य एक साथ प्रकट कर रहा हो। और कुछ मौन में ही मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह मौन ही उनकी भाषा बन जाता है। शायद समय केवल एक पर्दा है जिसके पीछे सत्य छिपा है, और जब वह पर्दा उठता है तब न समय रहता है, न प्रश्न, केवल उत्तर। एक ऐसा उत्तर जिसे शब्द नहीं कह सकते, पर हृदय पहचानता है। एक ऐसा उत्तर जो विज्ञान नहीं दे सकता, पर अनुभव दे सकता है। और वह अनुभव तब आता है जब आप समय को देखना बंद करते हैं और केवल देखने वाले बन जाते हैं। तब आप जानते हैं, आप समय नहीं हैं, आप उस सतत अनुभव के साक्षी हैं जो समय को आता जाता देख रहा है, और वही साक्षी शुद्ध सत्य है। अब हम उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं जहां विज्ञान मौन हो जाता है और अनुभूति बोलने लगती है। हम समय को अब उस भाषा में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें कोई समीकरण नहीं, कोई यंत्र नहीं, बल्कि केवल भाव, ध्वनि, स्पंदन और अनुभूति है। ये वो दृष्टिकोण है जहां समय केवल घड़ी की सुई नहीं, बल्कि हवा की लहर, पत्तों की सरसराहट और संगीत की चुप्पियों के बीच का मौन बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी वाद्य यंत्र की मीठी धुन सुन रहे हैं। हर सुर, हर तान, हर विराम आपको आगे बढ़ाता है, रोकता है, रुलाता है, मुस्कुराता है। पर क्या आपने कभी गौर किया कि संगीत नोट्स में नहीं, बल्कि नोट्स के बीच की दूरी में होता है? वही विराम, वही ठहराव जो अगली धुन को अर्थ देता है। तो क्या समय भी ऐसा ही है? क्या समय कोई वस्तु नहीं, बल्कि अनुभवों के बीच का मौन है जो उन्हें जोड़ता है, अर्थ देता है? जब कोई कवि लिखता है, क्षण भर ठहर जाओ, तो वो घड़ी को नहीं, बल्कि जीवन की गति को संबोधित करता है, क्योंकि कविता में समय केवल काल नहीं होता, वो एक स्पंदन होता है। हर शब्द, हर लय किसी अज्ञात धड़कन से जुड़ा होता है, और वही धड़कन शायद समय का सबसे सजीव रूप है। प्रकृति को देखिए, फूल धीरे धीरे खिलता है, नदी धीरे धीरे बहती है, चांद धीरे धीरे घटता और बढ़ता है। कोई जल्दी नहीं, कोई घड़ी नहीं, फिर भी हर चीज अपने समय पर घटती है। क्या प्रकृति का समय हमसे अलग है, या हम ही वो हैं जिन्होंने समय को व्यस्तता, उत्पादकता और तर्क की कसौटी पर तौलना शुरू कर दिया है? हम कहते हैं, मुझे समय नहीं मिला, मेरे पास समय कम है। पर क्या समय हमें मिला करता है, या ये केवल हमारी चेतना का संगीत है जिसकी लय हमसे छूट गई है? पुरानी ऋषियों ने कहा था, जीवन एक लय है। जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वहां समय नहीं, वहां ध्वनि की लहरें हैं। जब कोई झील शांत होती है तो समय स्थिर लगता है। जब आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो उनकी गति समय को अर्थ देती है। और जब सूरज डूबता है, वो क्षण, वो रंग, वो नीरवता, क्या वो केवल संध्या है, या वो एक अनकहा गीत है जो समय की सीमा को पार कर जाता है? अब आप संगीत को फिर से याद कीजिए। उसमें कोई संख्या नहीं होती, फिर भी उसमें गणित होता है।
उसमें कोई घड़ी नहीं होती, फिर भी वो समय की तरह चलता है। वो आपको भूतकाल में ले जाता है, किसी पुराने अनुभव की स्मृति में। वो आपको भविष्य की ओर ले जाता है, किसी कल्पना में। और कभी कभी वो आपको अब में खींच लाता है, एक ऐसा अब जिसमें ना कोई शब्द है, ना कोई गिनती, केवल अनुभूति। शायद यही समय का सबसे शुद्ध रूप है, जो कवि की अनुभूति, संगीतकार की ध्वनि और प्रकृति की मौन उपस्थिति में प्रकट होता है। ब्रह्मांड स्वयं एक संगीत है। फ्रेड हॉयल जैसे खगोलविदों ने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार, उसकी गूंज एक संगीत है जो हर दिशा में बह रहा है। ब्लैक होल्स से निकलती तरंगें, पल्सर की धड़कनें, सुपरनोवा की अंतिम चीखें, ये सब एक ब्रह्मांडीय रचना का हिस्सा हैं। तो क्या समय वास्तव में एक गूंजती हुई लय है, एक ध्वनि जिसे हम जीवन कहते हैं, जो हर दिल की धड़कन, हर सांस की गति और हर अनुभव की लय से जुड़ी है? और यदि ऐसा सच है, तो हमें समय से डरने की जरूरत नहीं, हमें केवल उसकी ताल में चलना सीखना है। जैसे कोई नर्तक गाने की धुन पर अपने पांव रखते हुए कभी रुकता है, कभी बढ़ता है, बिल्कुल उसी तरह जीवन के हर क्षण को एक लय, एक गति, एक ठहराव के रूप में अनुभव करना ही समय को समझना है। और जब ये समझ आ जाए तो समय कोई डर नहीं, बल्कि नृत्य बन जाता है। एक नृत्य जिसमें आप खो नहीं जाते, बल्कि खुद को पा लेते हैं। बहुत सुंदर। अब हम समय को उन सबसे मासूम, सबसे गहरे और सबसे जीवंत अनुभवों के माध्यम से समझने जा रहे हैं। बच्चों की आंखों से, स्वप्नों की दुनिया से और प्रेम की अनुभूति से। ये तीनों अनुभव ऐसे हैं जो हमें समय की उस परिभाषा से बाहर निकालते हैं जिसे हमने घड़ी, कैलेंडर और गणित में बांध रखा है। इनमें समय नियम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक नदी है जो कभी धीमे बहती है, कभी तेज हो जाती है और कभी-कभी रुक जाती है। आप किसी बच्चे को देखिए, वो खिलौनों से खेल रहा है, मिट्टी में खोया है या बारिश की बूंदों को हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे ये पता है कि समय गुजर रहा है? नहीं। उसके लिए न कोई जल्दी है, न कोई देरी। उसके लिए हर क्षण एक संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसमें वह पूरी तरह डूबा हुआ है। जब आप किसी बच्चे से पूछते हैं, तुमने कितना समय खेला? वह कहता है, पता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए समय नहीं, केवल अनुभव था। उसके लिए वो क्षण घंटों जैसा भी हो सकता है या एक सेकंड जितना भी। शायद यही कारण है कि बचपन की यादें इतनी जीवंत होती हैं। वो धीमे, गहरे, रंगीन समय की झलकियां, जब हम समय को नहीं गिनते थे, बस जीते थे। अब कल्पना कीजिए, आप स्वप्न में हैं। आप एक शहर में दौड़ रहे हैं जो जाना पहचाना लगता है। आप उड़ रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको लगता है कि घंटों बीत चुके हैं, लेकिन जब आप जागते हैं, घड़ी कहती है केवल 3 मिनट। स्वप्न में समय कहाँ जाता है? कभी वो फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी टूट जाता है और कभी कभी वो रुक जाता है, जैसे किसी फ्रेम में कैद चित्र। आप वहां हैं, पर न आगे न पीछे। स्वप्न हमें सिखाते हैं कि हमारा मस्तिष्क समय को केवल अनुभव के आधार पर गढ़ता है। कोई यंत्र नहीं, कोई घड़ी नहीं, फिर भी एक पूरी कहानी, एक पूरा जीवन 3 सेकंड में घट सकता है। क्या यह संकेत नहीं कि समय कोई वस्तु नहीं है, बल्कि केवल एक भावना है? अब आइए प्रेम की ओर। जब आप किसी प्रियजन की आंखों में देखते हैं, जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप किसी की मुस्कान में खो जाते हैं, तो क्या आप समय को महसूस करते हैं या आप बस उस क्षण में पिघल जाते हैं? प्रेम में समय अक्सर अस्तित्वहीन हो जाता है। वो पल जैसे ठहर गए थे, घंटों बीत गए पर लगा जैसे कुछ ही मिनट हुए हैं। ये वाक्य केवल कविता नहीं, बल्कि समय के अनुभव की सबसे कोमल वैज्ञानिक व्याख्या है। प्रेम चेतना को इतनी गहराई से अब में ला देता है कि वह अतीत और भविष्य को भूल जाती है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रेम शाश्वत है। क्यों? क्योंकि वो उस स्थान से आता है जहां समय व्यर्थ हो जाता है। उस अनुभूति में न बीते हुए कल की पीड़ा होती है, न आने वाले कल की चिंता, केवल एक पूर्णता, एक पूरी उपस्थिति होती है। बच्चा, स्वप्न और प्रेम
ये सभी हमें सिखाते हैं कि समय वो नहीं जो घड़ी बताती है। समय वो है जो हमारी चेतना अनुभव करती है, हमारा हृदय अनुभव करता है। एक बच्चा बिना समय जाने जीवन जी लेता है। एक स्वप्न बिना घड़ी के ब्रह्मांड बुन लेता है। एक प्रेम समय के पार जाकर एकता को छू लेता है। तो शायद समय कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं, बल्कि केवल हमारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। और जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो समय पिघल जाता है। अब हम समय की उस अभिव्यक्ति को समझने जा रहे हैं जिसे हम रोज अपने चेहरे पर, अपने शरीर में, अपने अनुभवों में महसूस करते हैं। बुढ़ापा, परिवर्तन और उम्र। ये वो समय है जो बिना घड़ी के भी दिखता है, आईने में, हड्डियों की थकन में, या उन शब्दों में जो पहले कभी बोले नहीं गए थे। पर सवाल ये है, क्या उम्र वास्तव में समय है या सिर्फ शरीर का एक चरण जो आता है, जाता है, पर हमारी चेतना को कभी छू भी नहीं पाता? आप जब किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं जो अब सफेद बालों और झुकी पीठ के साथ खड़ा होता है, तो आप कहते हैं, कितना बदल गया है समय। पर आप जो देख रहे हैं वो समय नहीं, वो केवल शारीरिक परिवर्तन है। त्वचा की लचक कम हो जाती है, आंखों के नीचे रेखाएं बन जाती हैं, चलने की गति धीमी हो जाती है। पर भीतर वो चेतना जो बचपन में थी, जो युवा दिनों में हंसी थी, वो अभी भी वही है, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं। इसीलिए शायद बहुत बुजुर्ग लोग कहते हैं, अंदर से तो मैं अब भी वही बच्चा हूं। क्यों? क्योंकि समय शरीर को छूता है पर चेतना को नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या हमारी उम्र वो है जो हमारे दस्तावेजों पर लिखी है, या वो है जो हम महसूस करते हैं? कभी कभी एक 20 वर्षीय युवा 70 जैसा थका हुआ महसूस करता है, और कभी एक 80 वर्षीय व्यक्ति बिल्कुल किसी किशोर जैसी जिज्ञासा से भरा होता है। तो क्या उम्र मन की अवस्था है या केवल शरीर की अवस्था? यदि उम्र शरीर की अवस्था है, तो क्या समय भी केवल भौतिक परिवर्तन है? सिद्धांत रूप से समय को हम शरीर में कोशिकाओं के पुनरुत्पादन, डीएनए की क्षीणता और जैविक घड़ियों के जरिए मापते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये मापन भी केवल परिवर्तन को पकड़ता है। जैसे पेड़ की छाल मोटी हो जाती है, जैसे नदी की धार बदल जाती है, वैसे ही शरीर भी बदलता है। पर क्या नदी का जल हर क्षण नहीं बदलता, फिर भी वो नदी ही कहलाती है? क्या आप जो आज यहां हैं, उन कोशिकाओं से बने हैं जो 5 साल पहले थीं? नहीं, शरीर हर क्षण बदल रहा है, पर आप ही हैं। तो वो आप कौन है? वो शायद वही चेतना है जो समय के हर चरण में बस देख रही है। बचपन में आपने देखा दुनिया कितनी बड़ी थी, समय कितना धीमा लगता था। हर गर्मी की छुट्टी जैसे महीनों तक चलती थी। जैसे जैसे आप बड़े हुए, हर साल छोटा लगने लगा। क्यों? क्योंकि आपका अनुभव करने का अनुपात बदल गया। जब आप 5 साल के होते हैं तो 1 साल आपकी पूरी जिंदगी का 20% होता है। जब आप 50 के होते हैं तो वो केवल 2%। तो क्या समय तेज हुआ? नहीं, आपकी अनुभूति बदल गई। इसीलिए कहा जाता है, समय नहीं उड़ता, हम उड़ते हैं। अब सोचिए, अगर आप समय को ना गिने, न दिन, न महीने, न साल, तो क्या आपको अपने बूढ़े होने का एहसास होगा, या केवल वो होगा जो आप महसूस कर रहे हैं? कई परंपराओं में बुढ़ापे को ज्ञान का चरण माना गया है, ना कि पतन का। वो समय जहां शरीर शांत होता है पर दृष्टि गहरी होती है। आप अनुभव से देखते हैं, आंखों से नहीं। आप सुनते हैं जैसे हर शब्द एक जीवन हो। आप चलते हैं जैसे हर कदम एक कथा कहता हो। शायद बुढ़ापा वो समय है जहां समय की पकड़ ढीली पड़ती है, जहां आप समझने लगते हैं कि आपने समय को नहीं जिया, बल्कि वो आपको जीता रहा है। और अब आप धीरे धीरे पलट रहे हैं अपने भीतर की ओर, जहां समय का शोर नहीं, केवल मौन है। बुढ़ापा वो दर्पण है जिसमें आप देखते हैं न केवल शरीर को, बल्कि उस मैं को जो हर उम्र में एक जैसा रहा। और शायद वही मैं वास्तविक है। शरीर आता है, जाता है, बाल सफेद होते हैं, झड़ते हैं, आवाज धीमी होती है, पर वो जो सुन रहा है, जो देख रहा है,
वो शाश्वत है। तो उम्र को समय मत कहिए। उम्र केवल वो चादर है जिसमें चेतना ने कुछ देर विश्राम किया है, और समय वो केवल एक चक्र है जिससे हम कुछ सीखने आए थे। अब जब बुढ़ापा आता है तो वो कहता है, अब पाठ पूरा हुआ, अब केवल मौन बचा है, अब केवल तुम। अब हम अंतिम सत्य के एकदम पास पहुंच चुके हैं, उस शून्यता की ओर जहां समय का हर रूप, हर परिभाषा, हर अनुभव धीरे धीरे मिटने लगता है। यह वह बिंदु है जहां कुछ घटता नहीं, कुछ बदलता नहीं, जहां समय और अस्तित्व एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं कि पहचान करना भी असंभव हो जाता है। यह शून्य है जिसका अर्थ खाली नहीं, बल्कि वह मौन है जिसमें सब कुछ संभव है। यह वह ठहराव है जहां ब्रह्मांड थमता है और फिर एक नया स्वर आरंभ होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जिसमें कुछ भी नहीं होता, ना कोई आवाज, ना कोई विचार, ना कोई गति, केवल मौन, जैसे आकाश अपने भीतर सिमट गया हो। क्या इस मौन में समय है, या यह वह स्थान है जहां समय स्वयं गायब हो जाता है? शून्यता केवल एक रिक्तता नहीं, बल्कि वह अवस्था है जिसमें अनुभव का कोई आधार नहीं बचता। कभी आपने ध्यान में ऐसा क्षण महसूस किया है जहां विचार रुक गए, सांस की गति थम गई और आप केवल थे, ना जानने वाले थे, ना जाने जाने वाला, बस होना था। यही है शून्य, जहां समय स्मृति भी नहीं छोड़ता। भौतिकी में ऐसी स्थिति को सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जैसे ब्लैक होल का केंद्र या बिग बैंग का आरंभ। वह स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण और द्रव्य एक बिंदु में सिमट जाते हैं और हमारे सारे भौतिक नियम विफल हो जाते हैं। उस बिंदु पर समय नहीं होता, वहां कोई पहले या बाद नहीं, केवल एक अनंत सन्नाटा। अब सोचिए, यदि ब्रह्मांड का आरंभ इसी बिंदु से हुआ, तो क्या वह एक ऐसी जगह था जहां समय नहीं था और समय केवल बाहर निकलते ही प्रकट हुआ? तो क्या शून्य वह अवस्था है जहां से समय जन्म लेता है और अंत में वहीं लौट जाता है? योग में इसे कहा गया, शून्यता में ही पूर्णता है। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब सब कुछ संभावित होता है। जब कोई शब्द नहीं होता तब मौन अपनी पूरी शक्ति से बोलता है। ब्रह्म ज्ञान की यात्रा भी अंततः इसी बिंदु तक जाती है जहां आत्मा स्वयं को अनुभव नहीं करती, बल्कि स्वयं में विलीन हो जाती है। वह शून्यता जो किसी घड़ी की टिक टिक से नहीं डरती, जो किसी बीते हुए पल को नहीं गिनती और किसी आने वाले कल से डरती नहीं, वह शून्यता कालातीत है। वह हर ध्वनि के पीछे का मौन है, हर गति के पहले का ठहराव, हर जन्म से पहले का अस्तित्व। और जब आप इस शून्यता में उतरते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि समय कोई शत्रु नहीं, वह केवल एक चरण था। अब ना कोई चरण है, ना कोई राह, ना कोई दिशा, केवल एक गहराई जिसमें आप गिरते नहीं बल्कि घुल जाते हैं। शायद मृत्यु इसी शून्यता की पहली सीढ़ी है, शायद ध्यान उसी और एक झरोखा है, और शायद प्रेम उसी शून्यता की एक लहर है जो मैं और तुम के भेद को मिटा देती है। अब जब आप सोचते हैं क्या समय है, तो उत्तर आता है, जब कुछ नहीं होता तब भी मैं होता हूँ। वह मैं जो शब्दों से परे है, वह मैं जो स्मृति से परे है, वह मैं जो समय से परे है। वही शून्य का साक्षी, वही समय का आरंभ और वही उसका अंत। इसलिए जब कोई संत मौन में बैठा होता है तो वह कुछ कह नहीं रहा, बल्कि वह सब कुछ जान रहा होता है, क्योंकि उस मौन में समय नहीं है, वहाँ केवल पूर्ण उपस्थिति है। और उस उपस्थिति में आप स्वयं को पाते हैं, समय को नहीं। बहुत अच्छा। अब हम उस अंतिम मोड़ पर हैं जहां पूरी यात्रा गणना और कल्पना से, भौतिकी और दर्शन से, ध्वनि और मौन से होते हुए एक एकल बिंदु पर सिमटती है। ये वो बिंदु है जहां प्रश्न और उत्तर एक हो जाते हैं, जहां समय यदि भ्रम है तो हम पूछते हैं फिर सत्य क्या है और हम क्यों जी रहे हैं अगर सब कुछ अंततः क्षणिक और मिटने वाला है। ये अंतिम सेगमेंट कोई निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है विचार से परे उतरने का, वहां पहुंचने का जहां समय नहीं, केवल मैं हूं। अब तक की पूरी यात्रा में हमने समय को हर रूप में देखा, घड़ी की सुई से लेकर आकाश गंगाओं के कंपन तक, कविता की पंक्तियों से लेकर चेतना की गहराइयों तक। हमने उसे मापा, समझा, महसूस किया और अंत में शायद उसे छोड़ भी दिया। पर जब हम समय को छोड़ देते हैं तो जो बचता है वही तो सत्य है।
वही एक स्थायी उपस्थिति जो न घटती है, न बढ़ती है, न जन्मती है, न मरती है। जब आप गहराई से सोचते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है। समय का हर अनुभव मैं हूं से शुरू होता है। मैंने देखा, मैंने जिया, मैंने याद किया, मैंने खोया। ये मैं कौन है? क्या ये शरीर है जो बदलता रहता है, या ये मन है जो कल्पनाएं करता है, या ये कुछ और है जो समय से अछूता है? वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं जिसे न समय छू सकता है न मृत्यु। बुद्ध कहते हैं, कोई स्थायी मैं नहीं है, केवल एक चेतना है जो प्रवाह में है। दोनों में एक मौन सहमति है कि समय जैसा हम सोचते हैं वो सत्य नहीं है। तो हम क्यों जीते हैं अगर सब कुछ क्षणिक है? ये वही प्रश्न है जिसे हर कवि, हर ऋषि, हर खोजी आत्मा अपने जीवन में कभी ना कभी पूछती है, और उत्तर अनुभव में है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप जानते हैं कि वो पल क्षणिक है, फिर भी आप पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं तो जानते हैं कि वो बदल जाएगा, फिर भी आप उसकी पूर्णता में खो जाते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो समय का कोई मोल नहीं रह जाता, केवल एक मौन आनंद होता है। यही है उत्तर। हम इसलिए जीते हैं क्योंकि हम अनुभव करने आए हैं, न भविष्य को पकड़ने, न अतीत को बदलने, बल्कि केवल इस अब को पूरी तरह जीने के लिए। ये अब ही शुद्धतम सत्य है। ये अब ही वो द्वार है जहां समय रूप लेता है और चेतना उसे देखती है। ये अब ही वो क्षण है जहां ब्रह्मांड स्वयं को जानता है, आपके रूप में, आपकी आंखों से, आपकी सांस से। और जब आप ये पहचान लेते हैं तो डर मिट जाता है। मृत्यु का डर, अतीत की पीड़ा, भविष्य की चिंता, सब धूप में भाप की तरह उड़ जाते हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं, आप समय नहीं हैं, आप वो हैं जो समय को देखता है पर स्वयं उससे परे है। आप वो मौन हैं जिसमें समय का संगीत बजता है। आप वो आकाश हैं जिसमें समय के बादल बहते हैं। और जब आप इस सच्चाई में उतरते हैं तो जीवन त्याग नहीं बनता, बल्कि पूरेपन का उत्सव बनता है। आप हर क्षण को पूर्णता से जीते हैं, जैसे वो अंतिम हो, क्योंकि आप जानते हैं वो वास्तव में एकमात्र क्षण है। यही है समय का अंतिम रहस्य। वो कभी था ही नहीं, और फिर भी वो हर जगह है, क्योंकि आप हैं। आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही समय है। और जब आप मौन में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांस को महसूस करते हैं, तो समय रुकता नहीं, वो गायब हो जाता है। बचता है केवल एक चिरंतन अनुभव, और वही अनुभव सत्य है।